हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ आरजी एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट इज ग्रेविटेशन एंड नीट एंड जे के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक की डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। तो हमारे आज के वीडियो में ग्रेविटेशन से रिलेटेड सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, इसके मेन फॉर्मूलाज, प्रोपोर्शनैलिटीज, ग्राफ्स, राइट, द पोर्शंस जहां से असर्शन रीजन बनते हैं, द पोर्शन जहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को अपने वीडियो में आज कवर करेंगे। इन केस अगर आपका ग्रेविटेशन में कंफर्ट लेवल ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में यू आर एडवाइज टू वॉच दिस वीडियो ऑन 1.25x स्पीड। और आप अगर बिल्कुल बेस से रिव्यू कर रहे हो, आपको चीजें याद नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल स्पीड पे इस वीडियो को देखेंगे। राइट, सो बच्चों स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में फ्लो ऑफ टॉपिक्स तो खैर आपको पता ही है, राइट फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सटेंडिंग टिल केपलर्स लॉ, इस ऑर्डर में अपने टॉपिक्स को अपन रिव्यू करेंगे। रिवीजन का तरीका वही होगा, आप अपने क्लास नोट्स जहां पर भी आप पढ़े हैं अपने क्लास नोट्स साथ लेके बैठे, और जो मैं चीजें, जो मैं कॉन्सेप्ट्स याद दिलाते जा रहा हूं, आप अपने नोट्स में से उसको कोरिलेट करके पढ़ते जाएं। ठीक है, चलो गाइस, स्ट्रेट अवे अपन स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से टॉपिक शुरू होता था बच्चों, कोई भी दो पार्टिकल्स जो m1 m2 r दूरी पे हैं, द फोर्स बिटवीन देम इट्स गिवन बाय g m1 m2 by r स्क्वायर। कुछ नया नहीं है, g का वैल्यू रिकॉल कर लो, दिस इज 6.67 10 पावर -11 इन SI यूनिट्स, है ना। ये तो ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी एंड ऑल। हमारे मेन मुद्दे की बात यह है, काम की बात यह है, दिस फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब जब ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखता है ना, इस बात पे ध्यान देना बच्चों। F21 का मतलब क्या है? F21 का मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। पार्टिकल 2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से। अब देखो, जब 1 2 पे फोर्स लगाएगा, इट्स गोइंग टू बी अट्रैक्टिव। ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकंड को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो फोर्स का एरो, फोर्स का वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। बच्चों, ये वाला डायरेक्शन देखो क्या है, ये 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये वाला एरो 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है 2 से। तो ये वेक्टर जो 2 से 1 की तरफ जा रहा है, मेरा ग्रीन वाला एरो, ये एक्चुअली R12 है ना। R12 मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और हमारा फोर्स एक्चुअली R12 की तरफ है, राइट। अब हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बच्चों, जब यहां पे F21 लिख रहे हैं, तो अपन यहां पर भी R21 लिखते हैं ताकि ये कंसिस्टेंट रहे। पर हमें पता है कि फोर्स जो है वो R21 के अलोंग नहीं है, फोर्स R12 के अलोंग है। दैट्स वाई यहां पर एक माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये फोर्स वेक्टर में क्या हो रहा है बच्चों, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, जी m1 m2 by r स्क्वायर हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन अपन यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है? फोर्स का डायरेक्शन R12 की तरफ है, और वी कैन से R21 के ऑपोजिट है। दैट्स व्हाई -R21 लिख दिया। समझ गए? अच्छा, फिर ये R21 कैसे निकालते हैं? कोई भी दो पॉइंट्स हैं, लाइक RAB, RPQ, R21, ये कैसे लिखा जाता है? दिस R21 इज R2 minus R1, ध्यान आ रहा है? दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो ये अपना वेक्टर फॉर्म रहेगा g m1 m2 by r स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन बताने का काम अपन को ये यूनिट वेक्टर करने वाला है, राइट। फिर ये जो g m1 m2 by r स्क्वायर है, इसके प्रॉपर्टीज, इसके मेन फीचर्स क्या होते थे उसको रिकॉल करें। तो बच्चों, g m1 m2 by r स्क्वायर जो फोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, अनलाइक योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें परमिटिविटी वाला फैक्टर आता था, जिसमें आप बोलते थे कि सर चार्जेस को किस मीडियम में रखा है वो भी मैटर करेगा। यहां पे सराउंडिंग मीडियम मैटर नहीं कर रहा है। तो चार्जेस एयर में है, वैक्यूम में, पानी में, सॉरी, मासेस एयर में है, वैक्यूम में है, पानी में है, द फोर्स बिटवीन देम इट्स द सेम। ये जी जो है ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। देन ये जो फोर्स अपने पढ़ा g m1 m2 by r स्क्वायर, बच्चों दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट पार्टिकल्स या फिर स्फेरिकल बॉडीज। ये आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स में समझिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि रॉड और इस पार्टिकल के बीच फोर्स निकालनी है, तो आप g m1 m2 by r स्क्वायर नहीं लगा सकते। इट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट पार्टिकल्स या फिर स्फेरिकल बॉडीज। ध्यान आ गया? देन आफ्टर दैट ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है, that force exerted on 1 by 2 is equal and opposite to the force exerted on 2 by 1। ये तो ऑब्वियस है कि थर्ड लॉ होगा ही होगा कि A B पर जितना फोर्स लगा रहा है, जवाब में B भी A पर उतना ही फोर्स लगाएगा। Then this is again very very important that this gravitational force g m1 m2 by r square, this is a central force। बच्चों, सेंट्रल फोर्स क्या होता है
कि आप मान लीजिए पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के बीच में फोर्स निकालना चाह रहे हो, तो जो फोर्स होगा ना, वो ये जो लाइन जॉइनिंग है ए और बी के बीच में, जो लाइन जॉइनिंग है, वो फोर्स वेक्टर हमेशा इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही रहेगा। मतलब जब आप उस फोर्स वेक्टर को एक्सट्रापोलेट करोगे तो वो हमेशा सोर्स में से जिसने फोर्स लगाई है उसमें से पास कर रहा होगा। द फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो दैट्स द सेंट्रल फोर्स। एंड ऑफ कोर्स gm1m2 by r स्क्वायर जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स भी है, ध्यान आ रहा होगा आपको। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जैसे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, तो इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, इसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, राइट? इस चीज पे जरूर ध्यान देंगे गाइस। जैसे ये कूलम्स लॉ में भी वैलिड होता है आपका kq1q2 by r स्क्वायर एंड gm1m2 by r स्क्वायर, दोनों या तो पॉइंट पार्टिकल्स पे अप्लाई हो पाते हैं या स्फेरिकल बॉडीज में। आप बोलें कि सर इस रॉड और इस पार्टिकल के बीच में kq1q2 by r स्क्वायर लगा दो, gm1m2 by r स्क्वायर लगा दो, इट्स नॉट एप्लीकेबल। उसको इंटीग्रेशन से ही करना पड़ता है, कैलकुलस यूज करके करना होता है, राइट? तो ये gm1m2 by r स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको याद दिलाए। फिर इसमें एक बड़ा कॉमन रिजल्ट आता था कि अगर मुझे मान लीजिए कैपिटल M मास का एक पार्टिकल दिया है और उसके दो टुकड़े करने, मुझे दो पीसेस करने, तो उसमें से दो पीसेस मैंने किए, एक तो M और एक M माइनस M। दिस शुड बी कैपिटल M माइनस M, सॉरी, ठीक है। उसमें स्मॉल m और कैपिटल M माइनस M, ये दो पीसेस किए और बोल रहा है कि ये इनको r दूरी पे रखा। अब ये स्मॉल m क्या होना चाहिए, मतलब इसके दो टुकड़े हम किस तरह से करें सो दैट द फोर्स बिटवीन दीज टू पीसेस इज मैक्सिमम। ध्यान आ रहा है? तो ऐसे केसेस में जो दो पीसेस करने होते थे वो m/2 मास के होंगे, ठीक है। मुझे कैपिटल M को किस तरह से ब्रेक करना चाहिए ताकि उन्हें r दूरी पे रखने पे मैक्सिमम फोर्स मिले, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन m/4 3m/4, m/3 2m/3 वो नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इट्स m/2 m/2। प्रूव किया जा सकता है बट अपन इसको याद रख रहे हैं। फिर बच्चों अभी जो मैंने सेंट्रल फोर्स नाम लिया था, सेंट्रल फोर्स को लेकर क्या कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं कि भाई एक तो सेंट्रल फोर्स जो होगा दैट्स ऑलवेज कंजर्वेटिव, है ना। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी आपके सेंट्रल फोर्सेस होंगे वो हमेशा कंजर्वेटिव होंगे। दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेंट्रल फोर्स के केस में कंजर्व्ड रहेगा। इसका सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपको बच्चों। अगर ये हमारा पार्टिकल A और ये पार्टिकल B है, पार्टिकल A जो B पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो इस तरफ डायरेक्टेड होगा, ठीक है। अब इस फोर्स को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो मैं जानता हूं कि ये फोर्स एक्स्ट्रापोलेट होने के बाद A में से ही पास कर जाएगी। तो जब वो फोर्स A में से ही पास कर रही है तो A के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क कितना होगा? भाई A B पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, फोर्स का एरो जो है वो A में से गुजर गया, A के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क निकालूंगा तो जीरो होगा, और टॉर्क अगर जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड मिलने वाला है। तो सेंट्रल फोर्सेस की प्रेजेंस में द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट दैट ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाने वाला है, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। अच्छा, सिंस द सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव है और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट ना हो, दूसरी लाइक फ्रिक्शन नहीं है, एयर ड्रैग वगैरह नहीं है, वो सब फोर्सेस नहीं है, तो ऐसे केस में आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई कर पाएंगे। सेंट्रल फोर्सेस के ये मेन फीचर्स हो गए, कंजर्वेटिव होता है, सेंट्रल फोर्सेस के प्रेजेंस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। क्यों? बिकॉज टॉर्क जीरो होगा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकेंगे, राइट। सो गाइस, ये तो आपका फोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया, दैट gm1m2 by r स्क्वायर। इसको अपन ने मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म, है ना, उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस किस पे डिपेंडेंसी है, वो अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर आता है, दिस इज अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब इनको अपन रिलेट करते चले विथ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उन सब से रिलेट करें तो कनेक्ट करना आसान होगा, और साथ साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो भी याद आते जाएंगे। तो बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इट्स डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था E बराबर F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट मास, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मैंने 1 किलोग्राम पार्टिकल रखा है और इस 1 किलोग्राम पार्टिकल पे यहां पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 5 न्यूटन, तो अपन बोल सकते हैं दिस 5 न्यूटन पर कूलम इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट प्लेस, ठीक है।
तो किसी भी जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ध्यान आ गया? नाउ गाइज ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने मान लीजिए आपको ये बताया कि इस इलाके में कुछ ई अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बना हुआ है इस प्रकार, इस तरह का, तो ये अगर ई अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर है, लेट्स से दिस फील्ड यूनिट क्या होगा? यूनिट होने वाला है इसका न्यूटन पर कूलम, नहीं न्यूटन पर किलोग्राम, है ना। न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था, ग्रेविटेशनल फील्ड का न्यूटन पर किलोग्राम हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू है 6 न्यूटन पर किलोग्राम, और मैं यहां पर एक m मास का पार्टिकल लेकर आ रहा हूं, ये m मास का पार्टिकल लेके आ रहा हूं जिसका कुछ मास वगैरह गिवन है। तो अगर इस जगह का फील्ड आप जानते हो, मतलब यूनिट मास पे कितना फोर्स लग रहा है वो आप जानते हो, और फिर आप m मास का पार्टिकल लेकर आए तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो दैट्स गिवन बाय F इक्वल टू me। जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में था F इक्वल टू QE, तो यहां पर है F इक्वल टू me। अब इस बात पे ध्यान देंगे बच्चों, यूनिट मास पे अगर E फोर्स लग सकता है तो m मास पे कितना लगेगा, तो F इक्वल टू me। ध्यान देंगे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट बिलोंग टू m। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये तो बनी बनाई थी, ऑलरेडी प्रेजेंट थी, और उस फील्ड में अगर आप m मास के पार्टिकल को लाए तो वो फोर्स झेल रहा है ड्यू टू दैट फील्ड। वो फोर्स कितना है? F इक्वल टू me। नाउ बच्चों, सिंस मास इज अ पॉजिटिव स्केलर, तो आपका फोर्स जो होगा वो हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को देखना होता था कि सर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड के अलोंग, और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड के ऑपोजिट। अब यहां तो पॉजिटिव नेगेटिव चक्कर ही नहीं है, तो सिंस मास इज अ पॉजिटिव स्केलर तो फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा एक दिशा में ही होंगे। अब इसके बाद हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड आता था पॉइंट मास के लिए। आप रिकॉल करो दैट पॉइंट मास, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, उन सब की फील्ड फॉर्मूलाज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होते थे। फटाफट से रिकॉल करेंगे तो फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था kq by r square, right? Electric field due to a point charge was kq by r square. ऐसे the gravitational field due to a point mass is gm by r square. अब ये gm by r square तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और बच्चों डायरेक्शन अगर देखें तो डायरेक्शन है माइनस आर कैप। मतलब ये ऐसा हो गया कि अगर यहां पे आपने कोई मास रखा है, यहां पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, इस जगह आपको फील्ड निकालना है, दिस इज पॉइंट P। उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, है ना। ये R वेक्टर हो गया, R कैप हो गया, ठीक है, दिस इज R वेक्टर। तो फील्ड जो होगा ना दैट इज gm by r स्क्वायर, वो तो मैग्नीट्यूड है, और फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द मास होना है। It's always towards the mass. The direction is always inwards towards the mass. तो towards mass मतलब क्या हो गया? इस r वेक्टर के विपरीत होना चाहिए, r वेक्टर के ऑपोजिट होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया gm by r स्क्वायर, और डायरेक्शन हो गया माइनस r कैप। वो r कैप की तरफ नहीं होगा, माइनस r कैप की तरफ होगा, इनवर्ड्स होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में बच्चों एक बात याद दिलाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते थे, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता था टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, नेगेटिव चार्ज का फील्ड हमेशा इनवर्ड्स होता था टुवर्ड्स द चार्ज। अब यहां पर आउटवर्ड इनवर्ड का चक्कर नहीं है, यहां इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट्स ऑलवेज इनवर्ड्स। यहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का मामला नहीं ना, इट्स अ मास। तो मास है, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज इनवर्ड्स। रिंग होगा तो भी इनवर्ड्स है, स्फीयर होगा तो भी इनवर्ड्स है, पॉइंट पार्टिकल है तो भी इनवर्ड्स है। तो आउटवर्ड फील्ड का डायरेक्शन ग्रेविटेशन में कभी आएगा ही नहीं। क्लियर है ये? तो फील्ड तो हो गया kq by r स्क्वायर के समान, gm by r स्क्वायर, और डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल की तरफ होगी, इनवर्ड्स होगी, जिसने फील्ड बनाई है उसी की तरफ होगी, राइट। देन हमारी कहानी में पॉइंट मास के बाद gm by r स्क्वायर तो पॉइंट पार्टिकल का हो गया। अब पॉइंट पार्टिकल के बाद अपने रिंग और स्फीयर वाले मामले आते थे ग्रेविटेशनल फील्ड में। So guys, it's the gravitational field due to the uniform circular ring at a point on its axis. तो ये अपन ने m मास का एक रिंग कंसिडर किया, r इसका रेडियस, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर सेंटर से x दूरी पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां हम फील्ड निकाल रहे हैं। तो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये रिजेंबलेंस इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या थी? इट वाज kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो kqx की जगह हमारा k की जगह तो कांस्टेंट g यूज हो रहा है,
और चार्ज की जगह अपन यहां पे मास यूज कर रहे हैं, यू ऑलरेडी नो दैट, है ना। तो फॉर्मूला इट्स gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, रिकॉल किया। फिर सेंटर पे बच्चों, सेंटर पे मतलब x का वैल्यू 0 रखूंगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। फिर इसके बाद पैटर्न क्या होता था, देखो सेंटर पे तो फील्ड 0 है, जब इस रिंग से आप इनफाइनाइटली दूर चले जाओगे, जब आप इस रिंग से बहुत दूर चले जाएंगे तो भी अल्टीमेटली फील्ड 0 ही होना है। जब आप स्ट्रक्चर से इनफाइनाइटली दूर चले गए तो फील्ड तो 0 ही होगा। तो सेंटर पे भी फील्ड 0 है और इंफिनिटी पे भी 0 है, सो वैल्यू इट स्टार्ट्स एट 0 एंड्स एट 0, बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा आया होगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर इज 0, gravitational field at infinity is 0 and it becomes maximum at plus minus r by 2, रिंग के r by root 2 डिस्टेंस राइट में और r by root 2 डिस्टेंस लेफ्ट में the field achieves its maximum। जैसे जैसे आप सेंटर से आगे बढ़ रहे हो ना, द फील्ड फर्स्ट इंक्रीजेस, रीचेस द मैक्सिमा एंड देन अगेन डिक्रीजेस। तो ये ध्यान रहना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट प्लस माइनस r by root 2, it is 0 at the center, it is 0 at infinity, right? अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होता था, मैंने आपको ये बोला, अगर ये चार्ज वाला मामला होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो हम पूछते कि सर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है कि नेगेटिवली चार्ज रिंग है। बट सिंस हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज इनवर्ड्स, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। देखो फोटो, ये सेंटर ऑफ द रिंग की तरफ हमेशा फील्ड रहेगा। ग्रेविटी के केस में इट्स ऑलवेज इनवर्ड्स, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड बता दिया, ग्राफ आपको याद दिला दिया, मैक्सिमम कहां पे होता है वो देख लिया, सेंटर पे कितना होता है वैल्यू वो अपने नोटिस कर लिया। एंड बच्चों इसमें एक और चीज ये होती है कि अगर मैं रिंग से एक बहुत बड़े डिस्टेंस पे जा रहा हूं, लेट्स से दिस x इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू r, तो इस x को अगर मैं इग्नोर कर दूं, x का वैल्यू सॉरी r को इग्नोर कर दूं, सॉरी अगर मैं r को इग्नोर कर रहा हूं, दिस x इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू r, तो आपका फील्ड जो बनेगा ना दैट इज gmx अपॉन, अब r को अगर इग्नोर कर रहा हूं तो x स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज x क्यूब एंड दैट बिकम्स E इक्वल्स टू gm बाय x स्क्वायर, ठीक है। और ये gm बाय x स्क्वायर बेसिकली एक पॉइंट पार्टिकल का फॉर्मूला आ जाता है, समझे क्या आप? मतलब अगर आप एक रिंग से बहुत दूर जा रहे हो, एक सर्टेन डिस्टेंस x जो आपने लिया है वो r से अगर बहुत दूर है, तो रिंग से अगर बहुत दूर चले जाओगे, r के तुलना में अगर बहुत दूर चले जाओगे, तो आपका फील्ड फॉर्मूला वापस से पॉइंट पार्टिकल वाला बन जाएगा। मतलब रिंग इज बिहेविंग एज अ पॉइंट मास, एक पॉइंट पार्टिकल की तरह रिंग बिहेव करना शुरू कर गई, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट। तो ये आपका रिंग का फॉर्मूला हो गया, ग्राफ हो गया, डायरेक्शन देख ली और पॉइंट पार्टिकल वाला पॉइंट। देन नेक्स्ट आता है आपका द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, होलोस्फीयर। तो बच्चों होलोस्फीयर के केस में रिकॉल करें तो शेल के अंदर, होलोस्फीयर के अंदर फील्ड का वैल्यू 0 होता है बिकॉज अंदर कोई मास ही नहीं है। और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए इस बात पे ध्यान देंगे, रिकॉल करेंगे, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए एक होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर या पार्शियली हॉलो या सॉलिड जो भी हो, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तीनों एक समान है। बच्चों बाहर से देखकर तो आप नहीं बता सकते ना कि ये स्फीयर हॉलो है या सॉलिड है या पार्शियली हॉलो एंड सॉलिड है। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए स्फीयर्स जो है वो सब एक समान होते हैं एंड दे ऑल बिहेव एज पॉइंट मास, उनका सिमेट्री, उनका ज्योमेट्री एक पॉइंट पार्टिकल जैसा ही है। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो gm बाय आर स्क्वायर ही होगा। देखो गाइज ये डायरेक्शन तो साथ में थ्रू आउट चलेगा, माइनस आर कैप इनवर्ड्स बताने के लिए आप केवल मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए द फील्ड इज gm बाय आर स्क्वायर जस्ट लाइक अ पॉइंट पार्टिकल। तो फॉर एक्सटीरियर पॉइंट्स sphere behaves as a point mass, है ना। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए इट विल बिहेव एज अ पॉइंट मास, तो फॉर्मूला gm बाय आर स्क्वायर, और अंदर द फील्ड वैल्यू इज 0 बिकॉज अंदर कोई मास ही नहीं है। अब E और R में ग्राफ बनाए तो सिंस अंदर फील्ड 0 है, सरफेस तक फील्ड 0 है, तो सरफेस तक तो ग्राफ रहेगा ये, है ना। और सरफेस और उसके बाहर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, gm बाय आर स्क्वायर की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो ये अपने हाइपरबोलिक ग्राफ बना दिया। यहां पर ग्राफ में एक डिसकंटिन्यूटी है गाइस,
है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, दैट ग्राफ जो है उसका डिसकंटिन्यू होता है कैपिटल आर पे, इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अंदर फील्ड जीरो है, सरफेस पे मैक्सिमम है और बाहर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती जा रही है। तो यहां इट्स जीरो एंड देन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज मैक्सिमम एट कैपिटल आर एंड इट हैज अ डिसकंटिन्यूटी ग्राफ, यहां पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, यहां के बाद अचानक से वैल्यू ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर सॉलिड स्फीयर रिकॉल करें तो सॉलिड स्फीयर में भी बाहर वाले पॉइंट्स की चिंता नहीं है, मैंने आपको ये बोला, सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो हो, या ऐसा भी हो ना अगर कि यहां पे मटेरियल भरा हुआ है और अंदर से हॉलो है, तो भी बाहर वाले पॉइंट्स के लिए बच्चों उसका बिहेवियर पॉइंट पार्टिकल जैसा ही रहेगा, सिमेट्री वैसी है। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए देखो, इट इज अगेन पॉइंट पार्टिकल का फॉर्मूला gm/r², और अंदर वाले पॉइंट्स पे द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो ये माइनस तो मैं आपको समझा चुका हूं सिर्फ डायरेक्शन के लिए, सारी फील्ड इनवर्ड है, बट मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड है gmr/r³, इट इज gmr/r³, और इसका रिजेंबलेंस किससे है, रिकॉल करो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में kqr/r³ से इसका रिजेंबलेंस है। तो सॉलिड स्फीयर के इंटीरियर पॉइंट पे, है ना, सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर फील्ड देख रहे हैं तो फॉर्मूला इट्स gmr/r³ या kqr/r³ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों इसी gmr/r³ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर मैं इस मास को लिख देता हूं एज डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम 4/3πr³, है ना, इस तरह से अगर लिखता हूं तो अल्टीमेटली इसको जैसे आप ब्रेक कर रहे हो दिस कन्वर्ट्स टू, आप देखो 4/3π तो आ गया, r³ कैंसिल हो जाएगा एंड बिकम्स 4/3π ρgr, इट्स 4/3π ρgr। हमारा फोकस पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट ये है दैट दिस ग्रेविटेशनल फील्ड E इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r फॉर इंटीरियर पॉइंट्स, है ना। अगर अपन इंटीरियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, स्फीयर के अंदर के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, दिस फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो बच्चों इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी r² के साथ है ही, वो सब में होता है, राइट। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए gm/r², अंदर वाले पॉइंट्स के लिए gmr/r³ या फिर 4/3π ρgr, r के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ग्राफ देखेंगे तो सरफेस तक इंटीरियर पॉइंट्स पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी विद r की वजह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और बाहर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी विद r² की वजह से हाइपरबोलिक ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन एंड हाइपरबोलिक ग्राफ। यहां पर द ग्राफ डज नॉट हैव अ डिसकंटिन्यूटी, राइट, यहां पर ग्राफ में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, फील्ड इसमें भी सरफेस पे मैक्सिमम है, तो सेंटर पे अगर देख रहे हैं तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे फील्ड इज जीरो, क्यों, बिकॉज आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, सेंटर के लिए आर का वैल्यू जीरो रखोगे तो फील्ड जीरो आ रही है। तो सेंटर से सरफेस तक जाते जाते फील्ड बढ़ी, फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम हुई और उसके बाद में हाइपरबोलिक फैशन में डिक्रीज हो गई। सो ये सॉलिड स्फीयर वाली बातें याद दिला दी मैंने आपको, डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमेशा इनवर्ड ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। देन इन केस बच्चों आपको कुछ ऐसा सिचुएशन दिया है जहां पर आपको ना तो डायरेक्टली सॉलिड स्फीयर के सिचुएशन अप्लाई कर पा रहे हो, ना डायरेक्टली हॉलो स्फीयर की बात अप्लाई हो रही है, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो ऐसे केस में द ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग gm enclosed by r²। मैं इस तरह के मैटर्स की बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए मुझे ये सिचुएशन गिवन है कि इसका इनर रेडियस जो है वो a दे रखा है, इसका आउटर रेडियस b दे रखा है, राइट। मास जो है वो ए के अंदर नहीं है, ए के अंदर अंदर हॉलो है, और ये पोर्शन में मास अवेलेबल है, ठीक है, यहां पे पोर्शन में मास अवेलेबल है। नाउ द क्वेश्चन सेज टू कैलकुलेट द फील्ड एट दिस पॉइंट, यहां से आर दूरी पे गए इधर, ठीक है, और इस आर दूरी पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। अब इस केस में मैं देख सकता हूं कि ना तो हॉलो का फॉर्मूला अप्लाई होगा ना सॉलिड का, तो इस तरह के केस में वी कैन गो फॉर gm enclosed by r², सिमिलर टू kq enclosed by r² ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पर वी हैव gm enclosed by r²। बच्चों gm enclosed by r² में r तो क्या है, दिस r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे अपन फील्ड निकालना चाह रहे हैं उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देन m enclosed क्या है, m enclosed इज द मास enclosed विद इन r। तो ये जो R अपन ने बनाया है ना, इस R के अंदर अंदर
इस आर के अंदर अंदर कितना मास एनक्लोज्ड है वो अपने को पता करना होगा, ये टोटल मास कितना है वो अपने को पता करना होगा, वो इस एम एनक्लोज्ड की जगह आएगा और उस जगह स्मॉल आर पे हम फील्ड का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो होलोस्फीयर के अंदर फील्ड 0, होलोस्फीयर के बाहर पॉइंट पार्टिकल का फॉर्मूला gm/r², सॉलिड स्फीयर के बाहर पॉइंट पार्टिकल का फॉर्मूला gm/r², अंदर gmr/r³। और स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी अगर सॉलिड हॉलो वाली कैटेगरी में नहीं जा रही है तो ऐसे केस में gm एनक्लोज्ड बाय r²। आर के अंदर अंदर टोटल कितना मास एनक्लोज्ड है वही फील्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बाहर उसके बाहर वाले मास को अपन इग्नोर करेंगे, वो फील्ड सेटअप नहीं करेगा। देन नेक्स्ट, अब ये फील्ड वाली कहानी के बाद अगला सेक्शन जो अपना आता था दैट इज अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बच्चों इन फॉर्मूलाज के बाद आप देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें और फिर सेम बात बाकी प्लैनेट्स में भी अप्लाई हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर अपन यहां पर अर्थ जिसका रेडियस मान लो मैं कैपिटल आर ले रहा हूं, मास में कैपिटल एम ले रहा हूं, और इसके काफी क्लोज यहां से मैं एक पॉइंट पार्टिकल को, एक पार्टिकल को रिलीज करने वाला हूं। ये स्मॉल एम मास का पार्टिकल है क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अभी उस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगने वाला है? इट इज gmm/r²। ठीक है, और इस फोर्स की प्रेजेंस में उस पार्टिकल को मैं छोड़ रहा हूं, है ना, तो एयर ड्रैग नहीं है, केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन उसे मिलेगा, तो इस फोर्स को मैं इक्वेट कर लूं विद मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये मास कैंसिल हुआ और एक्सेलरेशन जो उस पार्टिकल को मिलेगा ग्रेविटी की वजह से दैट इज gm/r² एंड वी कॉल दिस एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय ग्रेविटी। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन के आया? इट इज gm/r²। इसी को अपन स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे अगर देख रहे हैं तो इट इज gm/r², gm/R², ये सरफेस ऑफ अर्थ पर है। ठीक है, अब इसी gm/r² को लिखने का दूसरा तरीका ये है गाइज दैट दिस m, इस मास को अगर मैं वही लिख देता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू 4/3πr³, है ना। तो ऐसे केस में ये मास एलिमिनेट हो गया और आपका g का एक्सप्रेशन जो है वो बन गया 4/3πρgr। तो अब जब हमारे इस तरह के सवाल आते हैं कि आप दो अलग अलग प्लैनेट्स में कंपैरिजन कर रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है टू प्लैनेट्स ऑफ सेम मास एंड डिफरेंट रेडियस, सेम मास एंड डिफरेंट रेडियस एंड कंपेयर देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों आप ऐसा फॉर्मूला यूज करोगे तब, है ना, क्यों? उनका मास सेम है और रेडियस अलग है, तो gr² के इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में लोगे और वहां से सॉल्व करोगे। अगर एक क्वेश्चन आता है वी हैव टू प्लैनेट्स विद द सेम डेंसिटी, मास पर कमेंट नहीं किया, बोला दो प्लैनेट्स हैं सेम डेंसिटी के हैं, रेडियस अलग अलग है, तो फिर आप ये एक्सप्रेशन यूज में लोगे, है ना, बिकॉज इसमें रो सेम दिया हुआ है, कैपिटल G कांस्टेंट है, बाकी लोग कांस्टेंट है। तो यहां पर दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R इफ रो इज कांस्टेंट, है ना। दो प्लैनेट्स का अगर डेंसिटी मैच कर रहा है, इन दैट केस दिस G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस R। इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से देखूं तो मैं लिख सकता हूं दिस G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² इफ M इज कांस्टेंट, इफ M इज सेम। दो प्लैनेट्स में अगर मास सेम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में R² की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी काम में लोगे। तो इससे बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड। एक और चीज मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं गाइज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। आप रिकॉल करो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या बोला शुरुआत में? द फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। देखो ये द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। इसी में जब आगे बढ़े तो यहां पर भी क्या देख रहे हो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। अच्छा, अगर एक सॉलिड स्फीयर है, अर्थ को सॉलिड स्फीयर मान के चल रहे हैं, तो अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर फील्ड फॉर्मूला क्या होगा? तो gm/R² होगा। स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखोगे सरफेस के लिए, gm/R² होगा। और यहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे कितना आया है? तो gm/R² ही आया है।
ठीक है, सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या थी? सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड थी 4/3 ρ g r। यहां सॉलिड स्फीयर के अर्थ के सरफेस पे फील्ड या अंदर कितनी है? तो 4/3 ρ g r। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है ना, दिस इज नथिंग बट इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको एक फील्ड की तरह मानकर ही सोच सकते हैं। ग्राफ बनाना, प्रोपोर्शनैलिटीज देखना, ये सब फील्ड वाले थॉट प्रोसेस से हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। अच्छा बच्चों, ये सब वैल्यू अगर आप प्लेस करते हो, जी का वैल्यू रखो, मास ऑफ अर्थ रखो, रेडियस ऑफ अर्थ रखो 6400 किलोमीटर, वो सब रखोगे तब जाके वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है अर्थ के सरफेस के लिए। ठीक है, और बाकी किसी प्लैनेट की बात हो रही होगी तो उस प्लैनेट का मास, उस प्लैनेट का रेडियस, उस प्लैनेट की डेंसिटी, वो सब सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब हमारा पूरा टॉपिक आता था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन कौन से फैक्टर्स के कारण चेंज होता है। तो अपन देखें, अब इसमें 5 टोटल चेंजेस आते हैं जिसमें 3 में न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज बनते थे। तो जी का वेरिएशन एक तो होता था सरफेस से हाइट के साथ, एक होता था सरफेस में डेप्थ के साथ, एक होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से लैम्डा लॉन्गिट्यूड को लेके, और एक होता था नॉन स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ परफेक्टली स्फीयर नहीं है वो, और एक मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। 5 अलग अलग रीजंस होते थे जी के वेरिएशन के। तो जो 3 मेन रीजंस हैं जिनमें फॉर्मूलाज बनते हैं वो देख रहे हैं अपन कि बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तो अर्थ के सरफेस के साथ हाइट पे जब जाते हैं तो बदलती जाती है। तो ये तो काफी ऑब्वियस है ना कि जैसे जैसे आप सरफेस से हाइट पे चढ़ोगे, अर्थ से दूर जाओगे, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल ऑब्वियसली डिक्रीज। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द सरफेस। बच्चों, सरफेस पे तो क्या हो जाएगा? gm/r²। सरफेस से h हाइट ऊपर गए तो सेंटर से कितना दूर हो गए? r+h। तो फील्ड कितनी हो जाएगी? gm/r+h का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट gm/r², है ना। ये अपना फील्ड फॉर्मूला होता था सॉलिड स्फीयर के लिए कि सॉलिड स्फीयर में सेंटर से स्मॉल r दूरी पे अगर हैं, स्फीयर के बाहर अगर हैं, तो फील्ड होता था gm/r²। यही आ गया gm/r+h का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप g लिख रहे हो तो ये तो g0 तो हो जाएगा, g0 का वैल्यू तो हो जाएगा gm/r²। ये g0 मतलब सरफेस वैल्यू, और g हो जाएगा उस सर्टेन हाइट पे ये वाला। तो ये g और g0 को अगर डिवाइड करूंगा तो इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। मेनली अपने को ये वाला फॉर्मूला कैरी करना है कि सरफेस से h हाइट ऊपर फील्ड कितनी है, तो दिस gm/r+h का होल स्क्वायर, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो gm/r+h का होल स्क्वायर। नाउ बच्चों, इसमें फर्दर एक सिचुएशन होता था कि अगर आप अर्थ के सरफेस से एक ऐसी हाइट पे गए हो जो आर की तुलना में नेग्लिजिबल है, जो कैपिटल आर के कंपैरिजन में स्मॉल है, मतलब आप बोल रहे हैं कि भाई मैं 1 किलोमीटर हाइट पे ऊपर जा रहा हूं, या 500 मीटर पे जा रहा हूं, या 50 मीटर पे जा रहा हूं, जो कि कैपिटल आर, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर द मीन रेडियस, उसकी कंपैरिजन में अगर एच बहुत छोटा है, तो इन दैट केस इस पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगता था, और फॉर्मूला क्या बन जाता था? जी इक्वल्स टू g0 मतलब सरफेस वैल्यू इंटू 1 - 2h/r, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन केस इफ h इज नॉट नेग्लिजिबल, ये ध्यान रखेंगे अपन, अगर h नेग्लिजिबल नहीं है तब तो g का फॉर्मूला एट दैट प्लेस विल बी gm/r+h का होल स्क्वायर, तब तो ये अप्लाई करोगे। और अगर h नेग्लिजिबल है, इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल, इन दैट केस गाइज g का फॉर्मूला हो जाता है g0 टाइम्स, g0 मतलब सरफेस वैल्यू, g0 टाइम्स 1 - 2h/r। ये पूरा कैटेगरी आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप हर जगह फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर h नेग्लिजिबल है तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और नहीं है तब तो इसी ओरिजिनल फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं, gm/r+h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे फ्रैक्शनल चेंज निकालना है बच्चों, फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? द चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, द चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। द फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी इट इज -2h/r। इसको अगर रीअरेंज करोगे तो चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इज गोइंग टू बी द फ्रैक्शनल चेंज।
तो दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तभी अप्लाई करेंगे व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू r, अदरवाइज नहीं करना है। और इसी को परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या इंटू 100 कर लो, सही है। इसको इंटू 100 कर रहा हूं तो दैट बिकम्स परसेंटेज चेंज। अब g अगर पता है तो वहां पर वेट निकालना है, तो कैसे होगा, वेट mg से निकलेगा। तो यार मास तो कांस्टेंट है ना, आप अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओ कि अंदर जाओ कि पोल्स पे रहो कि इक्वेटर पे, मास तो वही है। तो जब वेट की बात कर रहा हूं, वेट की बात कर रहा हूं विच इज mg, तो उसमें मास का तो कोई रोल है नहीं, मास तो कांस्टेंट है। दैट मींस अल्टीमेटली वेट में वेरिएशन वैसा ही होगा जैसा कि ग्रेविटी में g में वेरिएशन है। तो आप देखो वेट का वेरिएशन फॉर्मूला भी वही है जो यहां पे था, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दो तो इट बिकम्स वेट। तो दैट w नया इज इक्वल्स टू w ओरिजिनल इनटू 1 माइनस 2h बाय r। मतलब बेसिकली अर्थ के सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट का वेट कितना परसेंट से बदल जाएगा। तो बेसिकली आप पहले यही पता करो कि ग्रेविटी कितना परसेंट से बदल रहा है। बच्चों जब मैं 2 किलोमीटर बोल रहा हूं ना, तो 2 किलोमीटर मेरे उस 6400 किलोमीटर के रेडियस से तो नेग्लिजिबल ही है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा 1 किलोमीटर के लिए, आधे किलोमीटर के लिए यूज कर सकता हूं मैं। तो 2h बाय r में h की जगह मेरा वो डिस्टेंस आ रहा है, r की जगह अर्थ का रेडियस, और ये ग्रेविटी का फ्रैक्शनल चेंज निकल रहा है, इनटू 100 कर रहा हूं तो परसेंटेज निकल रहा है। और ग्रेविटी जितना फ्रैक्शन या परसेंटेज से बदलेगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी उतने ही फ्रैक्शन और परसेंटेज से बदलेगा, ऑब्वियसली बिकॉज मास जो है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है ना। तो जैसे जैसे अपन अर्थ के सरफेस से हाइट पे जा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। इट्स गिवन बाय द फॉर्मूला gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। h स्मॉल है तो ये अप्लाई करोगे, फ्रैक्शनल चेंज ये हो जाएगा इनटू 100 परसेंटेज चेंज। और वेट में भी सेम कहानी है, वो आपकी कहानी का अभी तक का कंक्लूजन। समझ गए, राइट। ऐसे सोच के देखना यार कि सरफेस के ऊपर तो वैल्यू कितना है g का, gm बाय r स्क्वायर। अब मान लो सरफेस से 2r हाइट, r के कंपैरिजन में हाइट है, सरफेस से 2r हाइट ऊपर गए तो सेंटर से 3r हो गया, तो वहां g कितना होगा, तो gm बाय r प्लस h की जगह 2r लिखा, gm बाय 3r का स्क्वायर विच इज gm बाय 9r स्क्वायर। और gm बाय 9r स्क्वायर मतलब सरफेस का 1/9, सरफेस का 1/9। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड व्हेन h इज लार्ज, और h अगर स्मॉल है तो फिर इस कहानी के थ्रू कैलकुलेट करो, है ना। तो ये हाइट वाला वेरिएशन आ गया। फिर अपना आता था डेप्थ बिलो द सरफेस। अगर आप अर्थ के सरफेस से अंदर डेप्थ में जा रहे हैं, तो जैसे आप अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ अंदर गए, ये आपने सिचुएशन लिया, और इसमें अगर आप डी डेप्थ अंदर आ गए, यहां से अगर आप डी डेप्थ अंदर आ गए, इस जगह पे आ गए, ठीक है, और यहां दिस इज पॉइंट पी, इस जगह मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। बच्चों देखो, एक तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने मन में रखिए कि दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लो, क्या था सॉलिड स्फीयर के अंदर, इट्स gmr बाय आर क्यूब। gmr बाय आर क्यूब लगाओ, आराम से मजे से आंसर आ जाएगा, या 4/3 पाई रो जी आर अप्लाई करो, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब आप देखो, ये सरफेस से डी डेप्थ अंदर है, तो सेंटर से कितना है, तो सेंटर से r माइनस डी डिस्टेंस पे, दिस इज r माइनस डी। तो ये पॉइंट P है जहां पे अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, जो सेंटर से r माइनस डी पे है, और वहां पे g का फॉर्मूला बनता है g0 टाइम्स 1 माइनस डी बाय r। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड वाले फॉर्मूले से क्रिएटेड है, आप ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा आपको। अब ये चीज पे ध्यान देंगे गाइज, ये इसकी तरह अप्रोक्सीमेशन बेस्ड नहीं है। ये d का वैल्यू स्मॉल हो आधा किलोमीटर या लार्ज हो 3000 किलोमीटर, वॉट एवर बी द केस, d अगर स्मॉल या लार्ज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी d डेप्थ अंदर जाने के बाद यही रहती है। तो इट्स g0 टाइम्स 1 माइनस डी बाय आर, याद रखेंगे। इसमें फ्रैक्शनल चेंज क्या आएगा, तो फ्रैक्शनल चेंज यही वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट फ्रैक्शनल चेंज। तो यहां पे फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा आपका d बाय आर, परसेंटेज चेंज इनटू 100। और जो ग्रेविटी का फ्रैक्शनल और परसेंटेज चेंज है, वेट में भी उसी प्रकार चेंजेस आ रहे हैं, वेट में भी उसी प्रकार चेंज आ रहे हैं। तो सरफेस से डी डेप्थ अंदर जाने पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। अगेन अपन जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर भी कम होता है, बाहर भी कम होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है। ये पढ़ा था अपन ने, अभी इस तरह का ही फॉर्मूला आ रहा है, देखो, है ना। आपके ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर का भी यही फॉर्मूला था,
अंदर स्मॉल आर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, बाहर आर स्क्वायर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, वही ग्राफ है। तो डी डेप्थ अंदर जाने से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो जाता है, फ्रैक्शनल चेंज माइनस डी बाय आर, माइनस इसलिए बिकॉज रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन है, और वेट का ओवरऑल कहानी ये रहेगा। इसको अप्लाई करने के लिए अप्रोक्सीमेशन नहीं चाहिए, ये डी स्मॉल और लार्ज सबके लिए चलेगा, डी स्मॉल और लार्ज कुछ भी हो, फॉर्मूला यही है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन का दूसरा रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है, राइट? तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर इज जीरो, बिकॉज वहां फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जीरो रहेगा, और उसका ग्राफ जो है जी का ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इस तरह से वेरी करता है जैसे फील्ड वेरी करती है। तीसरा मेथड जो गाइस, तीसरा पॉइंट जो होता था, दैट इज ड्यू एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ के रोटेशन की वजह से अलग अलग लैटिट्यूड्स पे, अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग लैम्डास पे द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट। ये क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हो रहा है। मतलब अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती तो ऐसे केस में पोल्स और इक्वेटर पे जी का वैल्यू सेम मिलता, बट सिंस अर्थ रोटेटिंग है तो यहां और यहां वैल्यू मैच नहीं करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसका कंपोनेंट वगैरह करते थे, बच्चों फॉर्मूला ध्यान देना है सीधा, दैट फॉर्मूला वाज जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा जो है वो इस इक्वेटर वाली लाइन से मेजर्ड है, तो अगर आप पोल्स पे चले जाएंगे तो लैम्डा 90 हो जाएगा, है ना? पोल्स पे लैम्डा आपका 90 हो गया, और लैम्डा अगर 90 हो गया तो कॉस 90 के कारण ये जीरो हो गया, और जी डैश की वैल्यू वहां पर जी हो गई मैक्सिमम। अगर इक्वेटर पे देख रहे हैं तो लैम्डा जीरो हो जाएगा, लैम्डा जीरो हुआ तो यहां लैम्डा जीरो प्लेस किया, कॉस 0 1, तो वहां पे आपका इक्वेटर पे जी का वैल्यू मिनिमम है, इट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये अलग अलग लैम्डास पे अर्थ के रोटेशन की वजह, देखो बच्चों अगर ओमेगा को जीरो कर दें, अगर अर्थ का रोटेशन बंद कर दें तो ओमेगा को जीरो करते ही ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो गया, फिर आप लैम्डा का वैल्यू कुछ भी लो, जी डैश हर जगह जी ही आता। तो दिस इज बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन कि आप अलग अलग लैम्डास पे, अलग अलग लैटिट्यूड्स पे जी की वैल्यू निकाल रहे हो। याद रखेंगे कि पोल्स पर जी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जा रहा हूं जी का वैल्यू रिड्यूस होते जा रहा है। इक्वेटर पे इट इज मिनिमम कितना, लैम्डा जीरो पटको यहां पे, इट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो रोटेशन के कारण जो वेरिएशन है वो अपन ने नोटिस किया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे जीएम बाय आर स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला 4/3 पाई रो जी आर। सरफेस से हाइट पे गए तो जीएम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या फिर जी इक्वल्स टू जी नॉट टाइम्स 1 माइनस 2 एच बाय आर। डेप्थ पे गए तो जी इक्वल्स टू जी नॉट टाइम्स 1 माइनस डी बाय आर। हाइट के केस में फ्रैक्शनल चेंज माइनस 2 एच बाय आर है, डेप्थ के केस में फ्रैक्शनल चेंज माइनस डी बाय आर है ना? फिर रोटेशन के साथ जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा जीरो रख रहे हैं मतलब इक्वेटर पे इट्स मिनिमम, पोल्स पे रख रहे हैं तो इट इज मैक्सिमम, और ये ओवरऑल वर्किंग आपका जी का हो गया। ध्यान आ गई बातें सारी, राइट? नेक्स्ट टॉपिक जो गाइस अपन इनिशिएट कर रहे हैं, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। राइट, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रिकॉल करें, डेरिवेशन पे तो ऑफ कोर्स अपन नहीं जाएंगे, बट द पॉइंट इज वी नो दैट ऐसे सारे मैटर्स में डिराइव करने का तरीका ही होता था दैट डेल्टा यू, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन मतलब ये आपका माइनस ऑफ एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन वगैरह किया होगा। फोर्स की जगह जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर रखा, इन्फिनिटी से आर तक लाया ना, ऐसा कोई डेरिवेशन हुआ करता था। अगर आपको याद आ रहा है, हमारा मेन फॉर्मूला जो इसमें चलता है दैट इज माइनस जी m1 m2 बाय आर। गाइस कोई भी दो पार्टिकल्स अगर आर दूरी पे है तो इनका पोटेंशियल एनर्जी बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, राइट? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो इनका आपस का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट्स माइनस जी m1 m2 बाय आर। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में इट वाज जस्ट k q1 q2 बाय आर, माइनस नहीं आता था। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में इट्स माइनस जी m1 m2 बाय आर, नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, अब सिंस ओवरऑल फॉर्मूला में देखो तो मास तो हमेशा पॉजिटिव स्केलर्स हैं, जी पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी फॉर पेयर ऑफ मासेस इट्स ऑलवेज नेगेटिव। चार्जेस के केस में हमें बोलना पड़ता था कि सर पहले आप चार्जेस का नेचर बताओ, तो k q1 q2 बाय आर में अगर दोनों का साइन सेम है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का ऑपोजिट साइन है तो नेगेटिव। यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां माइनस साइन फॉर्मूले का हिस्सा है,
तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे केसेस में पोटेंशियल एनर्जी इट्स ऑलवेज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल्स के बीच में, तीन पार्टिकल्स का ले लो, चार का ले लो, नेगेटिव ही आएगा, फॉर्मूले का हिस्सा है। तो दैट्स व्हाई एनर्जी वर्सेस आर का फॉर्मूला बच्चों, यू और आर में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से ग्राफ तो हाइपरबोलिक ही बनेगा, बट सिंस यू हमेशा नेगेटिव है तो ग्राफ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। यहां अगर ये पॉजिटिव एक्सिस है तो ग्राफ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है कि आर का वैल्यू कुछ भी लो, पोटेंशियल एनर्जी जो आनी है वो नेगेटिव ही आनी है, ठीक है। अब द पॉइंट इज, अगर मान लीजिए मेरे पास 4-5 पार्टिकल्स हैं, ऐसे 3 पार्टिकल्स हैं, और पूरे सिस्टम का मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो पेयर वाइज लिखेंगे। तो जैसे m1 m2 का पोटेंशियल एनर्जी, तो g m1 m2 बाय r ये आ गया, फिर m1 m3 का आएगा, फिर m2 m3 का आएगा। तो जितने भी पेयर्स हैं आपके सिस्टम में, उन सारे पेयर्स का एक एक करके आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखा, फॉर्मूले में माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है, और सारे पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड करके आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर n पार्टिकल्स हैं तो n पार्टिकल्स हुए मतलब कितने टर्म्स आएंगे, कितने पेयर्स बनेंगे। जैसे मान लीजिए वी हैव 4 पार्टिकल्स, तो 4 पार्टिकल्स के केस में अपने पास जोड़ियां कितनी बनेंगी, तो 6 जोड़ियां बनेंगी, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, ये 6 पेयर्स बन गए। फिर सारे 6 पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे एक एक पेयर का करके, और फिर टोटल ऐड करके आपको सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। उसमें कितने टर्म्स आएंगे, तो नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n इंटू n माइनस 1/2। सैंपल के तौर पे गाइस देखो कि अगर अपन एक स्क्वायर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते थे, है ना, मान लीजिए आपने एक स्क्वायर कंसिडर किया, और स्क्वायर के केस में यहां पर वी हैव 4 पार्टिकल्स, ये m मास, ये m मास और ये m मास और a डिस्टेंस। तो वी नो दैट 4 पार्टिकल्स हैं, तो टोटल 6 पेयर्स बनेंगे, 6 टर्म्स पोटेंशियल एनर्जी के आएंगे। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे 4 पेयर्स हैं, है ना, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला, जिनके बीच में a डिस्टेंस है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस g m1 m2 m स्क्वायर बाय a, है ना। और ऐसे 4 पेयर्स हैं, ये हो गया, प्लस 2 पेयर्स ऐसे हैं जो डायगोनली सेपरेटेड है, जिनके बीच में डिस्टेंस √2a है, तो माइनस g m1 m2 अपॉन √2a, ऐसे मेरे पास 2 पेयर्स हैं। तो ओवरऑल आपकी कैलकुलेशन में देखो तो 4 पार्टिकल, 4 पेयर्स ये हो गए और 2 पेयर्स ये हो गए, तो 6 टर्म्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी में आ गए। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं, जितने नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं, उतने टर्म्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन में आने वाले हैं, उतने पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखकर ऐड करके टोटल वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए अगर आप एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड लेंथ a, 3 पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब 3 पार्टिकल्स के केस में 3 पेयर्स बनेंगे, 3 टर्म्स आएंगे। अच्छा, हर पेयर के बीच में a डिस्टेंस है, तो g m1 m2 by a, g m1 m2 by a वही आएगा। तो वी हैव 3gm स्क्वायर बाय a विद अ माइनस साइन। माइनस लगाना नहीं भूलना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में वो माइनस चार्ज डिपेंडेंट होता था, ग्रेविटेशन में माइनस फॉर्मूले का ही हिस्सा है, राइट। अब क्वेश्चंस में क्या होता है गाइज, आपको कई बार ऐसा दिया जाता है कि भाई इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, उसकी जगह वो बोलेगा दैट फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज चार्जेस। जैसे ये 3 मास मैंने लिए, सॉरी चार्ज मैं बोल रहा हूं, कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिक्स हो जाता है कई बार। तो मान लो ये 3 मास है, अब इन 3 मास का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्वेश्चन ने ये पूछने की जगह बोला फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग दीज मासेस फ्रॉम इंफिनिटी टू दीज लोकेशंस विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनको स्लोली इंफिनिटी से लाकर यहां अरेंज करने में कितना वर्क करना होगा, तो बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी ही निकालने को बोल रहा है। इज बेसिकली द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम इंफिनिटी विदाउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैसे अपना एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्सप्रेशन होता है W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K, ठीक है। तो इसमें अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हटा दें, ये अगर हटा दें, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है अल्टीमेटली वो W एक्सटर्नल से मैच करता है। वही लिखा हुआ है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो वर्क रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग दीज पार्टिकल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट लोकेशन। अच्छा, फिर कई बार क्या होता है कि आपको इस तरह के सवाल मिल जाते हैं कि आपको इसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पर 3 मास पड़े हैं।
अच्छा, उन तीनों मासेस का नेचुरल टेंडेंसी है अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, तो उनको अगर मैं छोड़ूंगा तो उन सबकी टेंडेंसी होगी इनवर्ड्स जाने की। अब अगर क्वेश्चन मुझे बोलता है कि इन्हें इनवर्ड्स नहीं जाने देना है, मुझे इन्हें 2a, ये a साइड लेंथ का ट्राइंगल था, मुझे इन्हें 2a साइड के ट्राइंगल पे बाहर की तरफ ले जाकर बड़े ट्राइंगल के वर्टिसेस पे ले जाना है। ऐसा करने में कितना एक्सटर्नल वर्क होएगा वो पूछा है। अब ये मुझे बताया कि यार ये a साइड के ट्राइंगल से 2a साइड के ट्राइंगल पे अपने आप तो नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि टेंडेंसी अट्रैक्शन का है, अंदर जाने का है, तो a से 2a पे जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी को इन्वॉल्व करना ही होगा। तो ऐसे केसेस में एक्सटर्नल वर्क निकालने का तरीका होता है दैट W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा U। कब अप्लाई होता है? व्हेन डेल्टा K इज केप्ट जीरो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चंस में अलग अलग रूप में आपको ये काम आएगा कि विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर अपन लेके जा रहे हैं तो एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ेगा? तो दैट्स U फाइनल माइनस U इनिशियल। और बड़ा सिंपल है, जैसे पहले A साइड के ट्राइंगल पे थे 3 पार्टिकल्स, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो सर -3gm²/a। फिर 2a साइड के ट्राइंगल पे ले गए तो 2a साइड के ट्राइंगल पे कितना हो जाएगा? -3gm²/2a। तो uf मिल गया, ui मिल गया, वर्क कितना होगा साहब? uf माइनस ui। वहां से अपन वर्क निकाल लेंगे। ये कब हो रहा है? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बिना आप इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उनको बाहर खींच के लेके गए। ठीक है, अब कई बार सिचुएशन क्या होगी कि आपने उन्हें ए साइड के ट्राइंगल पे रखा और फिर छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। अब रिलीज किया तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से सब अंदर की तरफ आने लग गए अपने आप, हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे अभी। अब जब अंदर की तरफ आ रहे हैं तो बोला कि यार ए साइड के ट्राइंगल से शुरू किए थे, अब a/2 साइड के ट्राइंगल के वर्टिसेस पे जब वो पहुंच जाएंगे तब वहां उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, राइट? अब इस केस में उन्हें अंदर लाने के लिए मुझे एक्सटर्नल वर्क नहीं करना था, वो तो स्पॉन्टेनियसली अपनी इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अपने आप अंदर जाएंगे। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आपने उसको ए साइड के ट्राइंगल पे छोड़ा, अब जब वो a/2 साइड के ट्राइंगल के वर्टिसेस पे पहुंचेंगे अंदर जाते जाते, उस समय उनकी स्पीड क्या होगी? तो बच्चों ऐसे केसेस में एक्सटर्नल वर्क जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क जीरो हो जाएगा। और जब ये एक्सटर्नल वर्क जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क जीरो होता है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते थे, हम डेल्टा U प्लस डेल्टा K इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते थे। तो ऐसे सवालों में जहां पर ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल एजेंसी के बिना ही ये पार्टिकल्स अपने आप अंदर मूव करने लग गए, तो यहां पहुंचने पर उनकी स्पीड क्या होगी, उधर जाएंगे तब तक स्पीड क्या बन जाएगी, ऐसे केसेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे केसेस में एप्लीकेबल है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है। मान लो एयर ड्रैग नहीं है और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, तो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड तो कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंस में, है ना, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एब्सेंस में आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही सकते थे, तो वो एप्लीकेबल रहेगा। अब इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात आई है तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होता है बच्चों, कि मान लीजिए अगर मैंने लेट्स से अर्थ के सरफेस से, ये मैंने अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, है ना, पार्टिकल इनिशियली यहां पे सरफेस पे था, ये m मास का पार्टिकल है, इस m मास के पार्टिकल को मैं u स्पीड से ऊपर फेंक रहा हूं और फिर ये पूछा जा रहा है कि भाई मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर जाएगा। ये नॉर्मल वर्टिकल फ्री फॉल से नहीं सॉल्व होगा बच्चों। नॉर्मल वर्टिकल फ्री फॉल में क्या होता था कि आपका g 9.8 आप कांस्टेंट मानकर चलते थे, यहां तो वो मैटर नहीं है ना, यहां तो g के वेरिएशन पर ही सारी कहानी टिकी हुई है। तो आपने सरफेस ऑफ अर्थ से m मास का पार्टिकल u स्पीड से ऊपर फेंका, ये अर्थ के सरफेस से कैपिटल H हाइट ऊपर तक पहुंचा, वहां पे रुका और वापस आ गया, और फिर बोला जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। तो बच्चों अगेन ऐसे केसेस में हमारा तरीका, सॉल्व करने का तरीका इज ऑलवेज डेल्टा U प्लस डेल्टा K बराबर 0। अब डेल्टा U में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? इज G m1 m2 बाय R, तो यहां आ जाएगा माइनस G m1 m2 अपॉन R प्लस H। ठीक है, ये पार्टिकल और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो R प्लस H, माइनस फॉर्मूले में आता ही है U में, तो माइनस G m1 m2 बाय R फाइनल, माइनस इनिशियल कितना था? तो इनिशियल इज माइनस G m1 m2 बाय R, बिकॉज पार्टिकल सरफेस पे था, सरफेस पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेनी है, ध्यान देंगे सरफेस पे तो ये R डिस्टेंस पे है ना, सरफेस मतलब सेंटर से R दूरी पे, तो U इनिशियल
डेल्टा के में के फाइनल इज 0 बिकॉज वहां स्पीड 0 होगी, के इनिशियल वाज हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये डेल्टा के का एक्सप्रेशन, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर 0, और इसको आप रीअरेंज कर लो तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है। तो ऐसे केसेस की यार अर्थ के सरफेस से 2r की हाइट से एक पार्टिकल को छोड़ा तो वो अर्थ के सरफेस को कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, ये अर्थ के सरफेस से आपने पार्टिकल को इतनी स्पीड से फेंका तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। ऐसे सारे मैटर्स हैंडल करने का तरीका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही रहेगा। डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर 0 से ही उसको सॉल्व करेंगे जब तक एस्केप करने का मामला ना आ जाए। एस्केप वाला मैटर आएगा भी, बट सिंस ये एस्केप वाला कहानी नहीं है ना, तो अगर वो एस्केप नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर पहुंचकर रुक कर वापस आएगा, तो कितनी हाइट तक जाएगा, या यहां से फेंक रहे हैं तो कितनी स्पीड से अर्थ से टकराएगा। ये सारे सवाल हैंडल करने का तरीका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही है, एंड दिस इज गोइंग टू बी डैम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस पोर्शन पे पूरा कंट्रोल आपका होना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे कई बार आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। देन गाइस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद नेक्स्ट मैटर आता है अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो भाषा है वैसे ही फ्रेम्ड है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। और ये ना फोर्स फील्ड में जो संबंध है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में भी उसी टाइप का संबंध है। जैसे फील्ड इज फोर्स पर यूनिट मास एंड फील्ड एंड फोर्स बोथ आर वेक्टर्स। Similarly, potential is potential energy per unit mass and potential and potential energy both are scalars. तो V जो है that's U by M, और जैसे अपन लिखते थे E equal to F by M, वैसे V equal to U by M। जैसे अपन लिखते थे F equal to ME, ऐसे लिखते हैं U equal to MV। So potential at any point, ऐसे कोई भी मास अगर होगा ना बच्चों, तो वो मास अपने चारों तरफ, जिस प्रकार अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, ऐसी वो अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बनाता है। मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाने का मतलब है कि कोई भी दूसरे पार्टिकल को अगर उसकी फील्ड में लाऊंगा तो उसको फोर्स झेलनी पड़ेगी, और पोटेंशियल बनाने का मतलब है किसी भी दूसरे मास को उसके इलाके में लाऊंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी बना लेंगे आपस में। तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। बच्चों इसमें दोनों तरफ डेल्टा लगा दूं तो बन जाएगा डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा U बाय M। ठीक है, नाउ डेल्टा U इट्स ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपॉन M है ना। डेल्टा U को माइनस WC तो हमेशा ही लिख सकते हैं, तो वो आ गया। अलॉन्ग विद दैट डेल्टा U इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज W एक्सटर्नल। ठीक है, अपन जानते हैं कि यार डेल्टा U को W एक्सटर्नल अपन तब लिख सकते हैं व्हेन डेल्टा K इज 0, व्हेन डेल्टा K इज 0। ठीक है ना, अभी मैंने बताया था आपको कि इस सिचुएशन में W एक्सटर्नल इज डेल्टा U प्लस डेल्टा K। इसमें से अगर डेल्टा K 0 हो जाए तो डेल्टा U को आप W एक्सटर्नल लिख सकते हो। तो अगर आपका डेल्टा K 0 है तो डेल्टा U की जगह W एक्सटर्नल लिख सकते हो। तो ये एक एक्सप्रेशन आया। दिस इज अगेन न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट ये अपना रहता है, तो ये डेफिनेटली आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो डेल्टा V इट्स डेल्टा U बाय M, पूरा सीरीज याद रखो। डेल्टा V इज डेल्टा U बाय M इक्वल्स टू माइनस W कंजर्वेटिव बाय M इक्वल्स टू W एक्सटर्नल बाय M, और फिर जो भी निकालने को कह रहे हैं उसके हिसाब से रीअरेंज करो, है ना। अब इसमें ऐसे ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट आता है अगेन कि मान लीजिए आप पॉइंट A से पॉइंट B तक, आप पॉइंट A से पॉइंट B तक किसी मास को लेके जा रहे हो। ठीक है, इस पूरे इलाके में एक फील्ड प्रेजेंट है किसी और की बनाई हुई, इस पूरे इलाके में एक पोटेंशियल बना हुआ है किसी और का, और आप किसी और पार्टिकल को, किसी m मास के पार्टिकल को A से B लेके जा रहे हो। ऐसा करने में आपको कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, इसलिए ये सवाल आता है। द एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू टेक द मास फ्रॉम A टू B, तो दैट एक्सटर्नल वर्क कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग m टाइम्स डेल्टा V। इट्स m टाइम्स डेल्टा V, है ना बच्चों। तो ये m टाइम्स डेल्टा V, m इज द मास जिसको हम लेकर जा रहे हैं, एंड डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूंगा, इट्स VB माइनस VA, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आ रहा है कि इलाके में फील्ड बनी हुई है, कि इलाके में पोटेंशियल बना हुआ है, और A से B तक ले जाने में एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ेगा, तो दैट्स गिवन बाय m टाइम्स डेल्टा V। द एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड, द अप्लाइड वर्क डन, इट्स m टाइम्स डेल्टा V। अगर डेल्टा K 0 है तो, है ना, ये मैं आपको बता चुका हूं
यहां से ये कनेक्शन तभी आएगा जब डेल्टा के जीरो है, मतलब हम यहां से एम मास को पकड़े और वहां ले जाकर रख दिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है, शुरू पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे है। तो ऐसे केस में एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ेगा, तो m टाइम्स डेल्टा वी करना पड़ेगा। यहां का पोटेंशियल आपको दे दिया, उधर का पोटेंशियल आपको बता दिया, तो एक्सटर्नल वर्क आप निकाल पाएंगे। ठीक है, देन गाइज पोटेंशियल की कहानी में अगेन अपने फॉर्मूलाज आते थे, पॉइंट मास, रिंग, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, ये सारे मैटर्स। तो पॉइंट मास का हमारा पोटेंशियल होता था माइनस जी एम बाई आर, है ना, ऐसे आपको याद दिला रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज इट्स के क्यू बाय आर। ऐसी पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाय आर। बस ध्यान रखें माइनस साइन हर जगह आएगा, माइनस साइन हर जगह आएगा, इसको नहीं भूलना है कि माइनस साइन हर जगह आएगा, तो माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ 4-5 पार्टिकल्स हैं, उन सबका पोटेंशियल एक जगह निकालना है, तो भाई साहब स्केलर क्वांटिटी है, तो एक पार्टिकल का यहां पोटेंशियल निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, पढ़ करके ऐड कर दिया। बस माइनस साइन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मासेस, अ ग्रुप ऑफ मासेस, इस तरह के स्टेटमेंट्स वगैरह असर्शन रीजन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में काम में आते हैं कि अगर 4 पार्टिकल्स आपको गिवन है और मैं पूछ रहा हूं कि वो 4 पार्टिकल्स मिलकर किसी भी एक जगह जीरो नेट पोटेंशियल बना सकते हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो जवाब है नहीं। क्यों? बिकॉज हर मास नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा और 4 नेगेटिव वैल्यूज मिलाकर आप जीरो तो क्रिएट नहीं कर सकते एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी। वो सारे पार्टिकल्स का मिलाकर बच्चों इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो है, वो अलग बात है, बट बाकी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे आप बोलेंगे सर इसने नेगेटिव पोटेंशियल बनाया, उसने पॉजिटिव बनाया और कैंसिल हो गए, ये नहीं होगा ना, स्केलर क्वांटिटी और हमेशा नेगेटिव है। सो ग्रुप ऑफ मासेस कैन नेवर क्रिएट a zero potential anywhere except infinity। ठीक है, ये अपने डेटाबेस में होना चाहिए कि इंफिनिटी के अलावा और किसी भी पॉइंट पे ये लोग जीरो पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स ऑलवेज नेगेटिव। तो ये सारे पार्टिकल्स का ऐड हो गया। अच्छा, इन केस कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो आपको बोला गया कि भाई एक रॉड कंसिडर किया, ठीक है, और इस रॉड का मुझे यहां पोटेंशियल निकालना है, तो फिर अपन वो इंटीग्रेशन से जाते थे कि इसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, इसके ऊपर एक डीएम मास का एलिमेंट कंसिडर किया, ये डीएम मास मान लीजिए उससे स्मॉल आर दूरी पे है, इसका पोटेंशियल कितना हुआ साहब, स्मॉल पोटेंशियल तो के क्यू बाय आर जी एम बाय आर, और ऐसे सारे स्मॉल स्मॉल पोटेंशियल को ऐड करके टोटल पोटेंशियल निकाल लिया। तो पॉइंट पार्टिकल का तो कितना हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर, जैसे पॉइंट पार्टिकल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता था, इसका जी एम बाय आर है बट माइनस साइन है, वहां माइनस साइन नहीं होता था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, बट इधर है। फिर आपकी कहानी में रिंग, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर आते थे। रिंग का पोटेंशियल रिकॉल करें गाइस, तो इट्स माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, याद आ रहा होगा फॉर्मूला, माइनस जी, माइनस तो लगाना ही लगाना है, एंड जी एम बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सेंटर पे अगर अपन देखें तो सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, एक्स जीरो रखो तो ये माइनस जी एम बाय आर आएगा, तो सेंटर पे पोटेंशियल जो है वो माइनस जी एम बाय आर आने वाला है, जीरो नहीं है, और सेंटर पे फील्ड का वैल्यू जो है वो आपका जीरो रहेगा। तो इसका पोटेंशियल जो आ रहा है सेंटर पे दैट्स माइनस जी एम बाय आर। अब इसका अपन ग्राफ नोटिस करें, है ना बच्चों, इसका ग्राफ नोटिस करें तो देखो पोटेंशियल का जब भी ग्राफ बनेगा, अगर एक्सिस इस तरह की बनी हुई है, अगर एक्सिस ये बनी हुई कि आपका यहां पे पॉजिटिव एक्सिस है v का और यहां पे r है या x है व्हाटएवर, तो इस केस में तो ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे अपन x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं v जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, और नेगेटिव वैल्यू है पोटेंशियल का ग्राफ फिर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, सिंस नेगेटिव है ना, तो ग्राफ जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ऐसा आएगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं है, नेगेटिव पोटेंशियल है हर जगह, ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, v नेगेटिव दिखाना होगा, और जैसे जैसे x बढ़ रहा है पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप होती जा रही है। ठीक है, फिर आप देखो सॉलिड स्फीयर, सॉरी होलो स्फीयर की बात करें तो होलो स्फीयर में पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें तो इंटीरियर में द पोटेंशियल वाज कांस्टेंट। अब ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, अपन को मतलब बेसिकली डेरिवेशंस वगैरह पे तो नहीं जाना है, बट रिजल्ट्स अपन याद कर रहे हैं। तो फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, अंदर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होता है, एंड इट इज सेम एज द सरफेस वैल्यू। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट्स पे द पोटेंशियल इज सेम एज द सरफेस वैल्यू, इट्स के क्यू बाय कैपिटल आर in electrostatics and minus gm by capital R in gravitation।
बाहर वाले पॉइंट्स के लिए मैं समझा चुका हूं, इट्स ऑलवेज लाइक अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, है ना। बाहर वाले पॉइंट्स के लिए वो हमेशा पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करेगा। तो पॉइंट मास का पोटेंशियल कितना है, -gm/r। तो स्फीयर का भी पोटेंशियल बाहर वाले पॉइंट्स पे -gm/r ही रहेगा, जस्ट लाइक अ पॉइंट मास। और अंदर वाले पॉइंट्स पे इट्स कांस्टेंट, अंदर वाले पॉइंट्स पे कांस्टेंट वैल्यू आती है हर जगह, सेंटर को मिलाकर सेंटर पे भी कांस्टेंट आती है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अच्छा पहले तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना चाहिए था, बट यहां अपन ने क्या किया है, यहां अपन ने पॉजिटिव v नीचे ले लिया है। देखो ये पॉजिटिव v नीचे लिया है, एंड दैट्स वाई इधर मेरा नेगेटिव v है। तो यहां पर ग्राफ बनाया और नेगेटिव वैल्यू मार्क की। तो सरफेस तक तो वैल्यू कांस्टेंट है, और बाहर ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी r के साथ, ये r के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। फिर अपन सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर में भी बाहर वाले पॉइंट्स पे पोटेंशियल वही होगा, पॉइंट मास -gm/r। अंदर जो पोटेंशियल होता है ना, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है, रिकॉल करो, माइनस साइन तो लगाना है। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में था kq/2r³ × 3r² - r²। इट्स kq/2r³ × 3r² - r²। kq की जगह gm आ गया, बाकी रिजल्ट वही है, ठीक है। इसमें पोटेंशियल का प्रोपोर्शनलिटी देखो तो r² यार है यहां पे, r² मतलब इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक है, दैट मींस द ग्राफ इज गोइंग टू बी पैराबोलिक। अच्छा एक और बात देखें, क्वाड्रेटिक में x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, दैट मींस इट शुड बी अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बना, और उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। अगेन यहां पॉजिटिव एक्सिस v है, मुझे नेगेटिव वैल्यू शो करनी है, तो पहले कैपिटल R तक, बच्चों कैपिटल R तक तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, और उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ये आपका पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R चल रहा है ना, हाइपरबोलिक है, और ये जो है ये पैराबोलिक कर्व बना हुआ है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा सेंटर मतलब R का वैल्यू 0, R 0 रख रहे हैं तो ये आ रहा है -3gm/2r, -3gm/2r। और सरफेस पे अगर देखें तो -gm/R। सरफेस से इसके थ्रू वैल्यू निकालो तो भी वही आएगी, -gm/R। और इसके थ्रू निकालो, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखो, तो इससे भी वही वैल्यू आ रही है, -gm/R। दैट्स वाई ये दोनों ग्राफ यहां सरफेस पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस वैल्यू देख लिया, सेंटर वाला वैल्यू देख लिया। होलोस्फीयर के अंदर फील्ड 0 होता है, ये गलती ना करें। होलोस्फीयर के अंदर फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल 0 नहीं होता। होलोस्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का तो ये अजीब सा फॉर्मूला है, वो अपने को याद रखना है। डेरिवेशंस वगैरह पे अपन नहीं जा रहे, बट इनके इंट्रिकसीज, इनके ग्राफ, इनकी प्रोपोर्शनैलिटीज, इन पे आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए। इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर, सॉलिड और हॉलो, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट द स्फीयर बिहेव एज इफ द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। जैसे मैंने कहा, सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर हो या कुछ भी हो, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए ये पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करेगा। चलिए, तो गाइस अब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का मामला अपने सेट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, दिस इज अबाउट एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी हमारा कहानी में ये होता था कि यार कोई भी प्लैनेट आपने कंसिडर किया, उस प्लैनेट के सरफेस से या कहीं और से किसी भी पार्टिकल को हम मिनिमम कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें सो दैट इट जस्ट एस्केप्स आउट ऑफ द ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी या उस प्लैनेट की ग्रेविटी से जस्ट एस्केप कराने के लिए उसको मिनिमम कितनी स्पीड से हमें फेंकना होगा, दैट वाज द एस्केप स्पीड। अब वो जस्ट एस्केप कराने का मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए दिस इज द एस्केप पॉइंट। एस्केप पॉइंट मतलब इंफिनिटी। अब इस वाले इलाके से बाहर निकलना है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी को पार करना है, तो इसको जस्ट एस्केप करने का मतलब कि यहां पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड 0 हो जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। जस्ट एस्केप का मतलब तो ये हुआ ना कि गिरते पड़ते वहां पहुंच गया, जस्ट पहुंच गया, एंड सिंस वो इंफिनिटी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी वहां 0 हो जाएगा। इसका मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे जस्ट एस्केप वाली स्थिति में मैकेनिकल 0 हो जाना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी 0 हो जाना चाहिए, के और यू का सम 0 हो जाना चाहिए। तो बच्चों ऐसा करने के लिए कितना एस्केप स्पीड अर्थ के सरफेस से देना होता है, दैट इज डिराइव्ड एज √2gm/R। सरफेस से अगर फेंक रहे तो इसको अगर मैं R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो gm/R² तो स्मॉल g बन जाएगा और एक R बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने को याद रखना है ना, कि आपका मेन फॉर्मूला एक तरह से एस्केप स्पीड का ये है, दैट इज 2gm/R या फिर √2gr, कि अर्थ के सरफेस से अगर एस्केप कराना है, ठीक है। नाउ व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद v एस्केप, अगर उसको v एस्केप से ही फेंक रहे हैं,
देन इट जस्ट रीचेस द एस्केप पॉइंट, मतलब इंफिनिटी वाले पॉइंट को जस्ट रीच किया। इसका मतलब वहां k और u दोनों जीरो हो जाएंगे। इस बात को भूलना नहीं है, बहुत काम की चीज है बच्चों ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई सरफेस से नहीं फेंकना है, कहीं और से फेंकना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, ये कैपिटल आर जो है ना उसकी जगह स्मॉल आर आ जाएगा। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gm बाय कैपिटल आर है, अगर सरफेस से फेंक रहे हैं। अगर अर्थ के सरफेस से मान लो यहां से सेंटर से ऐसे r डिस्टेंस पे गए और यहां से पार्टिकल को एस्केप कराना है ना, तो ऐसे केस में इज अंडर रूट 2gm बाय आर। ये जो r है बच्चों ये सेंटर से मेजर्ड है, ये r सेंटर से मेजर्ड है। अगर बोल रहा है कि अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जाके फेंकना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2gm अपॉन सेंटर से डिस्टेंस कितना हुआ तो r प्लस h हो जाएगा, फिर ये कैपिटल R प्लस h। तो ये स्मॉल r जो है ये r प्लस h ही है, ये सेंटर से मेजर्ड है। तो जहां से भी आप पार्टिकल को फेंक कर ग्रेविटी के बाहर करना चाहते हो वो डिस्टेंस आपको देखना है कि वो डिस्टेंस सेंटर से कितना है, ठीक है। देन इसके बाद जैसे मैंने बोला अभी, we know that when a body is projected with the escape speed its total mechanical energy becomes zero। अच्छा, ऐसी केसेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, अपन मान के चलें कि एयर ड्रैग नहीं है, एयर का फ्रिक्शन नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो जस्ट एस्केप वाली स्थिति में उसका फाइनल मैकेनिकल जीरो होना है, ये मैंने अभी आपको समझाया। और मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व्ड है तो फाइनल मैकेनिकल अगर जीरो है तो इनिशियल मैकेनिकल भी जीरो होना चाहिए। सो टू एस्केप द बॉडी मस्ट पोजेस द टोटल एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना। बेसिकली अपन अगर चाह रहे हैं कि जस्ट एस्केप वाली स्थिति है तो जस्ट एस्केप वाली स्थिति में तो मैकेनिकल उस जगह बस गिरते पड़ते वहां जीरो हो जाएगा, और आप चाहते हैं कि उस पॉइंट को प्रॉपर्ली क्रॉस करके जाए तो वहां मैकेनिकल जीरो से ज्यादा होना चाहिए, तो वो क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट है, ये अपन याद रखेंगे कि 45 डिग्री पे फेंका, 60 पे फेंका, 30 पे फेंका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैटर नहीं करता, बस स्पीड क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो किसी भी एंगल पे फेंको वो ग्रेविटी के बाहर जाएगा ही जाएगा। देन बच्चों एस्केप स्पीड का फॉर्मूला अपन ने देखा रूट 2gr है ये। इसमें अगर g को हम 4/3 पाई रो जी आर लिखें, ये अपन ने पढ़ा था स्मॉल g का फॉर्मूला एक, तो इसमें r स्क्वायर बना एक। तो अगर मान लीजिए ऐसा बोला गया दो प्लैनेट्स विद द सेम डेंसिटी, दो प्लैनेट्स विद द सेम डेंसिटी, और उसके ऊपर से हम किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, एस्केप स्पीड की प्रोपोर्शनैलिटी कंपैरिजन करना है, तो बच्चों अगर सेम डेंसिटी वाले प्लैनेट्स हैं तो एस्केप स्पीड कैपिटल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी अगर रो कांस्टेंट है। इन केस अगर मास डिपेंडेंट बातें चल रही हैं, ये सब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। दो प्लैनेट्स विद द सेम मास, अगर सेम मास वाले प्लैनेट है तो एस्केप स्पीड रूट आर के इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में है। सेम स्मॉल जी वाले प्लैनेट्स हैं तो रूट आर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है। सेम डेंसिटी वाले प्लैनेट्स हैं तो एस्केप स्पीड आर की प्रोपोर्शनैलिटी में, बट ये कहीं पर भी मास ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंडेंट नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल जिसको अपन थ्रो कर रहे हैं, जिसको अपन एस्केप करा रहे हैं, उसके मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, उसका मास कुछ भी हो उसके मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, बस ये अलग अलग वर्जन्स मैंने आपको एस्केप स्पीड के बताए, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है एस्केप स्पीड से मोस्टली रेशियो वाले क्वेश्चंस, प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा बनते हैं। या फिर कई बार ऐसा बोला जाता है कि अर्थ के सरफेस से आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया और आपने स्पीड दिया एस्केप का डबल, तो जब वो एस्केप हो रहा होगा तो वहां उसकी स्पीड क्या होगी। मैंने आपको बोला था अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे ना कि ये इतनी स्पीड से थ्रो किया, वहां स्पीड कितनी होगी, ये सब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व होते हैं। अगर ये बोला जा रहा है कि अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल को थ्रो किया, एस्केप की आधी स्पीड देकर थ्रो किया है, बताओ कहां तक पहुंचेगा, एस्केप तो नहीं करेगा, कहां तक पहुंचेगा। अगेन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर जीरो लगाओ, उसी से सवाल बनेगा। आप चेक करेंगे तो आपके एग्जाम्पल्स में, क्लास के सॉल्व एग्जाम्पल्स में आपको ये सारी प्रोफाइल मिल जाएंगी, राइट। फिर अपन सैटेलाइट मोशन की बात करेंगे गाइस, तो मान लीजिए कि स्मॉल एम मास का सैटेलाइट कैपिटल एम मास की अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे जाके ऑर्बिट कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और यही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो mv स्क्वायर बार से इक्वेट किया, वहां से रिलेट किया, तो मेरा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड, इसको प्लैनेटरी मोशन से कंफ्यूज नहीं करें, उसकी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ gm बाय आर, ठीक है। तो ऑर्बिटल स्पीड हो गया अंडर रूट ऑफ gm बाय स्मॉल आर, आर इज द ऑर्बिटल रेडियस,
ये सरफेस से अगर h हाइट है तो ऑर्बिटल रेडियस r प्लस h होएगा, ठीक है। तो v इज अंडर रूट gm बाय r, वो ऑर्बिटल रेडियस है। इन केस कोई प्लैनेट है विच इज वेरी सैटेलाइट है विच इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, अगर अर्थ के सरफेस की बहुत करीब है तो स्मॉल r की जगह फिर कैपिटल r रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ gm बाय r। अगर अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज कोई है और इसको अगर मैं r से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो gm बाय r स्क्वायर, तो स्मॉल g बन गया, तो अंडर रूट gr भी लिख सकते हैं। तो स्पीड आ गई। अच्छा बच्चों, इसी स्पीड से अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो अपन जानते हैं सर्कुलर मोशन करने वाले का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r बाई वी। हम ऐसे सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो अर्थ के सरफेस की बहुत क्लोज ऑर्बिट कर रहा है, मतलब ऑर्बिटल रेडियस अर्थ के रेडियस के ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो मैंने स्मॉल r की जगह कैपिटल r रखा। टाइम पीरियड 2 पाई r बाई वी निकालोगे तो 2 पाई r बाई वी में जैसे ये v सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इट कम्स आउट एज 2 पाई अंडर रूट r बाई जी। ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रखेंगे। इट्स 2 पाई अंडर रूट r बाई जी। ये टाइम आपका आता है 84.6 मिनट्स। ये डेटा याद करना रिकमेंडेड है, ठीक है। और इसका अप्रोक्सीमेट ऑर्बिटल स्पीड जो होता है दैट इज 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो ऐसा कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के बड़ा क्लोज ऑर्बिट कर रहा है उसकी ऑर्बिटल स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगी और टाइम पीरियड एक पूरे रिवॉल्यूशन का इट्स 84.6 मिनट्स, जो अपन 2 पाई अंडर रूट r बाई जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर सैटेलाइट अर्थ के क्लोज नहीं है, जनरल कहानी हो रही है, ये वाली हो रही है, तो ऐसे केस में टाइम पीरियड 2 पाई r बाई वी से निकालोगे, v को यहां पटकोगे, स्क्वायरिंग करोगे, तो बच्चों एक रिजल्ट आता था टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, है ना। हमारा फोकस टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब पे रहता है, वो तो ठीक है, पर इस बात पे भी ध्यान देंगे कि यहां पर एक मास का फैक्टर भी है। तो प्रेफर करो कि आपको ये पूरा रिजल्ट याद रहे, दैट टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम इनटू r क्यूब। क्या करते हैं कई बार क्वेश्चंस। अच्छा इसमें एक बात बता दूं, ये जो आपने v निकाला है ना, दिस v एंड t दे आर इंडिपेंडेंट of the mass of satellite। ठीक है, प्लैनेट के मास पे डिपेंडेंसी है, बस सैटेलाइट के मास पे डिपेंडेंसी नहीं आ रहा है। इस बात पे ध्यान देंगे कि यहां पे स्मॉल m जो आपके सैटेलाइट का मास था वो कहीं बीच में नहीं आ रहा है, तो v भी कैपिटल m पे डिपेंडेंट है और ये भी कैपिटल m पे डिपेंडेंट है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, अगर प्लैनेट वही है, अगर दो अलग अलग प्लैनेट की बात हो रही है तो कैपिटल m को भी पिक्चर में रखना पड़ेगा, उसको हटा मत देना। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब व्हेन दिस m इज कांस्टेंट। अब कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि यार रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को 1% से बढ़ाया, 2% से बढ़ाया, तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आ रहा है। सो फॉर स्मॉल चेंजेस अपन लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी is 3 times delta r by r. This is 2 times delta t by t is 3 times delta r by r. ये फ्रैक्शनल चेंजेस है और इनटू 100 किया तो दैट बिकम्स परसेंटेज। 2 टाइम्स टाइम का परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू 3 टाइम्स रेडियस का परसेंटेज चेंज, राइट। देन गाइस, जो r रेडियस में आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा उसका टोटल एनर्जी अपन देखें तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर से निकाल लिया, v सब्स्टिट्यूट किया, ये अभी v जो अपन ने लिखा था रूट जी एम आर प्लेस किया, तो काइनेटिक एनर्जी आपका आ रहा है जी एम एम बाई टू आर। पोटेंशियल एनर्जी तो जी एम वन एम टू बाई आर अपना फॉर्मूला होता ही था, माइनस साइन के साथ वो लिखा, और फिर k और u को ऐड किया टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट। तो दैट टोटल एनर्जी कम्स आउट एज माइनस जी एम एम बाई टू आर। ठीक है, इसमें इस बात पे ध्यान देंगे दैट द टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। दिख रहा है, दिस टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज half of the potential energy. It's E equals to minus K and that is equals to U by 2. तो बहुत सारे अलग अलग केसेस में आपको ये रिजल्ट काम में आएगा। बस इस बात पे ध्यान दें कि ये रिजल्ट आप तभी यूज कर सकते हो when the force is inversely proportional to r square। मतलब आपका F का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला अगर gm1 m2 by r square है, आप कहेंगे सर यही तो होता है हमेशा। नहीं, कई बार ऐसा होता है गाइस, क्वेश्चंस में ये लोग बोलते हैं अज्यूम कर लो भाई, अज्यूम कर लो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 5। तो ऐसे केस में ये रिजल्ट काम नहीं आएगा। ऐसे केस में आप ऑर्बिटल स्पीड को भी रिडिफाइन करोगे, देखो ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं ना, फिर तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे केस में आपको अगर बोलता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r टू द पावर 5, तो उस फोर्स को आप mv स्क्वायर बाय r से इक्वेट करके v का नया फॉर्मूला निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी नया डिराइव करोगे,
पोटेंशियल एनर्जी नया डिराइव करोगे, मैकेनिकल भी नया डिराइव होगा, ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये रिजल्ट एप्लीकेबल तभी है व्हेन द फोर्स इज ऑफ द यूजुअल फॉर्म। जब नॉर्मल कहानी की बात हो रही है तो आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज gmm/2r, किसका, सैटेलाइट की बात हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इज -gm1m2/r, और दोनों को ऐड किया तो मैकेनिकल एनर्जी इज -gmm/2r। तो E इक्वल्स टू -k एंड दैट इज इक्वल्स टू u/2। ठीक है, तो ये तो आपका सैटेलाइट का टोटल एनर्जी हो गया -gmm/2r। अब ये क्वेश्चंस बड़े कॉमन होते हैं कि यार एक सैटेलाइट है जो r1 रेडियस में ऑर्बिट कर रहा है और उसको शिफ्ट करके हमें r2 रेडियस में ले जाना है, तो कितना एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल है, जब वो r1 रेडियस के ऑर्बिट में था तो वहां उसकी टोटल एनर्जी क्या थी, तो -gmm/2r1 थी, और नए ऑर्बिट में गया तो -gmm/2r2 हो गई। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है बच्चों, ऑब्वियसली जैसे जैसे वो हायर ऑर्बिट्स में जाएगा द वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस। ये कई बार बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है, देखना कि अगर मैं r का वैल्यू बढ़ाता हूं, अगर मैं ऑर्बिटल रेडियस बढ़ाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी वो तो डिक्रीज हो रही है ना। यहां तो पॉजिटिव स्केलर लिखा हुआ है, तो ये r बढ़ाऊंगा तो k डिक्रीज होगा। बट पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो r को बढ़ाने से इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, बट माइनस के साथ देख रहे हैं तो u बढ़ रहा है, और साथ में अपन देख रहे हैं तो मैकेनिकल भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा सैटेलाइट हायर ऑर्बिट में जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा और उसका मैकेनिकल भी बढ़ेगा। तो मैकेनिकल बढ़ाने के लिए, हायर ऑर्बिट में डालने के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट्स E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो नए ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी है, तो -gmm/2r2, पहले कितनी थी -gm/2r1, एंड देन दोनों का डिफरेंस इज द एनर्जी जो हमें देना पड़ रहा है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है गाइज, तो इस पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। फिर कई बार ये आता है कि आपको ऑर्बिटल रेडियस नहीं बदलना, आपको अर्थ के सरफेस से किसी सैटेलाइट को, किसी ऑब्जेक्ट को जैसे स्मॉल r रेडियस के ऑर्बिट में भेजना है। पहले वो ऑर्बिट नहीं कर रहा था, है ना। ये स्टेटमेंट पढ़ो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। अर्थ के सरफेस से किसी ऑर्बिट में लॉन्च करना है, ऑलरेडी r1 के ऑर्बिट में घूम रहा था और वहां से शिफ्टिंग r2 में करनी है, ऑर्बिट टू ऑर्बिट शिफ्टिंग करनी है, घूमता टू घूमता शिफ्टिंग करनी है, तब तो ये चलेगा। बट सरफेस ऑफ अर्थ पे था और r रेडियस के ऑर्बिट में इंस्टॉल करना है, तो आपका इनिशियल एनर्जी फाइनल तो कितना हो जाएगा, -gmm/2r उस ऑर्बिट में जाके। सरफेस पे कितना था, तो सरफेस पे था -gmm/r, ये पोटेंशियल एनर्जी जब वो सरफेस पे था। तो इस बात पे ध्यान देंगे, अगर सरफेस ऑफ अर्थ से लॉन्च करना है तो कितना एनर्जी देना होगा, दिस इज E फाइनल ऑर्बिटल एनर्जी और E इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बट ऑर्बिट टू ऑर्बिट शिफ्ट करना है तो इस तरह का वर्किंग आएगा, राइट। ये कई बार क्वेश्चन बड़ा लैंग्वेज प्ले कर जाते हैं कि सरफेस से लॉन्च करना है तो ये कहानी है, और R1 से R2 ऑर्बिट टू ऑर्बिट शिफ्टिंग करनी है तो इस तरह से सॉल्व होएगा, ठीक है। देन गाइस बाइंडिंग एनर्जी एक टर्म आता है, बड़ा कॉमन सा टर्म है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब उसको कितना एनर्जी दिया जाए ताकि वो अर्थ के ग्रेविटी या उस ऑर्बिट से, उस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए। तो ये सेम वर्ड आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है, मतलब बेसिकली उस ऑर्बिट में जितना भी उसका एनर्जी है -gmm/2r है, उतना ही टोटल एनर्जी और दे दें तो उसका नेट एनर्जी जीरो बन जाएगा। और नेट एनर्जी जीरो बनने का मतलब है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक वगैरह सारा कनेक्टेड जो है उस सैटेलाइट का प्लैनेट से छूट चुका है। सो मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू द ऑर्बिट टू मेक इट जस्ट एस्केप, एंड वी नो दैट जस्ट एस्केप का मतलब हमें मैकेनिकल को जीरो बनाना होता है। ध्यान आ रहा है, उसके टोटल एनर्जी को जीरो बनाना होता है। जब भी मैं बोल रहा हूं जस्ट एस्केप मतलब टोटल एनर्जी को जीरो बनाना है। तो इसके पास, इस सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी कितनी थी, -gmm/2r है इसके पास। जीरो बनाने के लिए इसको कितना देना है, इतना ही पॉजिटिव देना है, और इतने ही पॉजिटिव को अपन बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। So binding energy is the amount of energy that must be given to make its mechanical zero or to make it just escape. अब ये अगेन जो मैंने ग्राफ यहां पे बनाया हुआ है गाइस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे कई बार सवाल बनता है कि अगर आप एक ही ग्राफ पे मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल तीनों प्लॉट कर रहे हो, तो वी नो दैट काइनेटिक का ग्राफ, काइनेटिक तो पॉजिटिव था, तो काइनेटिक का ग्राफ तो ये हाइपरबोलिक बन गया। हाइपरबोलिक तो तीनों ही है, आर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी यहां पर भी और यहां पर भी, के हमेशा पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर बना, ठीक है। फिर E और U में देखें तो ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ज्यादा होना चाहिए ना पोटेंशियल से। मैकेनिकल जो होगा वो तो K और U का सम है, तो मैकेनिकल का ग्राफ ऊपर है, मतलब मैग्नीट्यूड में कम है, वैल्यू ज्यादा है,
तो U का ग्राफ ये हो गया और E का ग्राफ ये हो गया, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के हैं, है ना, और दोनों नेगेटिव हैं, -gmm/r एंड -gmm/2r, दोनों नेगेटिव है, दोनों का ग्राफ नीचे, k का ऊपर। और आप देखो अपनी बात हुई थी यहां E इज इक्वल टू -k है, E इक्वल टू -k मतलब ये E का ग्राफ k का मिरर इमेज होना चाहिए और U फिर उसके नीचे बन रहा है। तो ये ग्राफ का ऑब्जर्वेशन आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बन रहे हैं। देन गाइज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक बड़ा सिंपल सा सेक्शन होता था, बट इसके बारे में फैक्ट्स याद कर रहे हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में थियोरी फटाफट से एक बार आपको बताया था। एक ऐसा सैटेलाइट दैट रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड जियो सिंक्रोनस और जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका रोटेशन टाइम पीरियड वही होता है जो अर्थ का होता है, 24 घंटे। ये वेस्ट से ईस्ट रिवॉल्व करता है ना, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज वेस्ट टू ईस्ट, ये याद रखने वाली बात है। उसका एंगुलर वेलोसिटी अर्थ से मैच कर रहा है, तभी जाके उसका रोटेशन भी, रिवॉल्यूशन भी 24 घंटे में पूरा हो रहा है, और अर्थ का भी। फिर इसका जो जिस ऑर्बिट में इसमें घुमाते हैं, है ना, इट इज बूस्टेड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन द प्लेन ऑफ इक्वेटर। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेन ऑफ इक्वेटर में इसको बूस्ट किया जाता है, उसको पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं, उसको पार्किंग ऑर्बिट कहा जाता है। इसका सरफेस ऑफ अर्थ से 36,000 किलोमीटर हाइट होती है ऑर्बिटल रेडियस के लिए, इसमें आप रेडियस, मीन रेडियस ऐड कर लो, 36,000 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ से है एंड 42,000 किलोमीटर सेंटर से है, वो याद रहना चाहिए। एंड इन केस एक सैटेलाइट अगर एयर ड्रैग की वजह से, एयर ड्रैग अगर झेलने लगेगा, तो ऐसे केस में टोटल एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ नेगेटिव वर्क डन फ्रॉम द ड्रैग फोर्स एंड मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ विद इंक्रीजिंग स्पीड इन अ स्पाइरल पाथ। मतलब अगर ड्रैग फोर्स का इफेक्ट अपन मान लें एक सैटेलाइट पे, तो उसके कारण वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, बट वो जैसे जैसे अंदर आएगा ना, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और स्पाइरल करता करता वो अर्थ में जाकर, या सैटेलाइट में जाके, प्लैनेट में जाके टकरा जाएगा। तो अगर वो ड्रैग फोर्स होता तो उसके कारण नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव के कारण एनर्जी लूज होगी, टोटल एनर्जी कम होगी, तो ऑर्बिट रेडियस कम हो जाएगा, बट स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी और फिर जाके टकरा जाएगा। बेसिक फैक्ट्स हैं एक सैटेलाइट के बारे में जो आपको ध्यान होने चाहिए। देन गाइज मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस केपलर्स लॉ एंड मोशन ऑफ प्लैनेट्स। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। केपलर्स लॉ में 3 मेन लॉज पे आपको काम करना होता था। फर्स्ट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, द सेकंड लॉ ऑफ एरियाज एंड द थर्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में बेसिकली बताया जाता था कि एक प्लैनेट जो है वो सन के अबाउट एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरीज में घूमते हैं विद द सन लोकेटेड एट वन ऑफ इट्स फोकस। इन दोनों में से एक फोकस पे सन प्रेजेंट है और प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। फिर इसकी ट्रैजेक्टरी में सिंस प्लैनेट सन के अबाउट सिमेट्रिकली नहीं घूम रहा ना, तो ये यहां पे दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन। प्लैनेट का सन से क्लोजेस्ट पॉइंट जो है उसको पेरिलियन या पेरीजी भी कहा जाता है, ठीक है। और फारदेस्ट पॉइंट जो है दैट्स एफिलियन या फिर अपोजी भी कहा जाता है, अपोजी एंड पेरिजी या फिर एफिलियन एंड पेरिलियन, ठीक है। तो क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन जो है दैट्स पेरिजी एंड फारदेस्ट इज अपोजी, ठीक है। देन अपन जानते हैं कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये पूरा मेजर एक्सिस यहां से यहां तक दिस इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, दिस इज 2a। फिर ये ऊपर से यहां तक का दिस इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, दिस इज 2b, और ये a और b फिर काम में आते हैं आगे। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कह रहा है कि सारे प्लैनेट्स सन के अबाउट एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरीज में घूम रहे हैं। सन जो है वो फोकस पे प्रेजेंट है और क्लोजेस्ट पॉइंट पेरिजी है, फारदेस्ट पॉइंट एफिलियन है या अपोजी है। लॉ ऑफ एरिया, सेकंड लॉ जो अपने यहां पे आता था वो ये था, फॉर्मल भाषा ये थी, दैट द रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन से प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर यहां से ऐसे आ रहा है, और जैसे जैसे प्लैनेट घूम रहा है द पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो मूविंग, और ये पोजीशन वेक्टर ऐसे कुछ एरिया स्वीप करेगा, ये एरिया से स्वीप कर रहा है। सो द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर, ये एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर है ना, इट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये लॉ ऑफ एरियाज प्रूव किया जाता है, प्रूफ है ये, ऑब्जर्व्ड फैक्ट नहीं है, प्रूव किया जाता है दैट द पोजीशन वेक्टर स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये किस बेसिस पे आता है? बेसिकली इसका जो सेकंड लॉ का जो बेस है ना वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। गाइस देखिए, जब ये प्लैनेट यहां रिवॉल्व कर रहा है तो उस प्लैनेट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सन की तरफ डायरेक्टेड है, इट्स अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स होगी तो सन के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क 0 होएगा बिकॉज वो फोर्स सन में से क्रॉस कर रही है।
टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, और उस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है आपका लॉ ऑफ एरियाज, डिराइव इसी फंडे से होता है ना। तो ये मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि फोर्स जो है वो सन की तरफ डायरेक्टेड है, टॉर्क जीरो है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो सेकंड लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. So the aerial speed, the area swept by the position vector per unit time is constant. मतलब basically dA by dt, the area swept per unit time, इसको aerial speed बोलते हैं. The area swept per unit time is constant. That is the meaning of your law of areas. अब ये dA by dt का वैल्यू कितना आता था guys? dA by dt का वैल्यू आता था L by 2m. This L by 2m, L by 2m में L तो हो गया एंगुलर मोमेंटम एंड ये 2 times m मास. तो दिस dA by dt ये आप डेफिनेटली ध्यान रखो, इसको एरियल स्पीड बोल रहे हैं. द एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, इट्स L by 2m. और ये वैल्यू इसमें dA, एरिया को लिख सकते हैं अपन यहां पे एलिप्स का एरिया, जैसे सर्किल का एरिया is pi r square, एलिप्स का एरिया is pi ab, और ये टाइम, तो एरिया कवर्ड अपॉन द टाइम टेकन, एरिया कवर्ड अपॉन द टाइम टेकन. ठीक है, और ये ए और बी मैंने बताया था भी मेजर और माइनर एक्सेस हैं, तो ये ए 2a एंड 2b आर मेजर एंड माइनर, ए एंड बी आर सेमी मेजर एंड सेमी माइनर. तो dA by dt द एरिया स्वेप्ट इज L by 2m, कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? एरिया अपॉन टाइम, तो पाई ab अपॉन t आ जाएगा. ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की जब बात हुई थी तो अपन लिख सकते हैं ये एफिलियन है A, ये पेरिलियन है P, तो एंगुलर मोमेंटम एट A इज सेम एज द एंगुलर मोमेंटम एट P. अब A पर एंगुलर मोमेंटम होगा अपना mvr परपेंडिकुलर, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ध्यान है, इट्स mvr परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा mva ra mvr, और उधर हो जाएगा पेरिलियन पे mvr परपेंडिकुलर, तो mvp rp. जैसे इक्वेट किया तो ये आ रहा है VARA इक्वल टू VPRP, ये P हो जाएगा VPRP. ठीक है, देन ऑफ कोर्स अपन ये बोल सकते हैं गाइज, इसमें जैसे जैसे आपका प्लैनेट जो है वो सन के करीब जा रहा है, उसका स्पीड जो है वो लगातार इंक्रीज होता जाता है. मतलब इस तरह के जो अपने सवाल हुआ करते थे, है ना. अब ये कोई कांस्टेंट स्पीड से तो चल नहीं रहा, तो यहां पे अगर मान लीजिए सन प्रेजेंट है, तो प्लैनेट में अगर अपन देख रहे हैं यहां पे दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, इस जगह मैंने पॉइंट C मार्क किया, यहां पे पॉइंट D मार्क किया, इधर पॉइंट E मार्क कर रहा हूं, उधर पॉइंट F मार्क कर रहा हूं. तो ऐसे केस में जैसे जैसे प्लैनेट जो है वो सन के करीब जा रहा है, पेरिजी के पेरिलियन के क्लोज जा रहा है, उसका स्पीड लगातार बढ़ता जाएगा. लीनियर स्पीड की बात कर रहा हूं, एरियल स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, पर लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, तो स्पीड एट D इज ग्रेटर देन स्पीड एट C, और C और E सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं, तो C और E पे स्पीड मैच करेगा, इज ग्रेटर देन स्पीड एट B और F पे स्पीड मैच करेगा, सिमेट्रिक पॉइंट है, और लीस्ट स्पीड जो होगा वो A पे होगा. ये जितना दूर होगा सन से उतनी ज्यादा स्पीड है, जितना क्लोज होगा उतनी स्पीड बढ़ती जा रही है. तो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है, बट डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम कांस्टेंट नहीं है. टी टाइम में यहां बड़ा आर्क लेंथ कवर होगा, और वही टी टाइम में यहां पे छोटा आर्क लेंथ कवर होएगा. ठीक है, इधर के एरियाज, इधर के डिस्टेंसेस कवर करने में ज्यादा समय लगना है, यहां के डिस्टेंसेस कवर करने में कम समय लगना है, वो क्लैरिटी अपने को होना चाहिए. तो एरियल स्पीड बता दिया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर लिया, स्पीड की रिलेशंस बता दिए, ऑर्बिट का स्टोरी आपको बता दिया. थर्ड जो इसके अंदर आता था, दिस इज लॉ ऑफ पीरियड्स. अब लॉ ऑफ पीरियड में गाइज ये होता था दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर मतलब मेजर एक्सिस 2a है, और सेमी मेजर मतलब a. So the square of time period, ये अपने को प्रूव नहीं कर रहा है, लेकिन याद रख रहे हैं that t square is proportional to a cube, cube of the semi major axis. ठीक है, तो ये 4 pi square by gm आ रहा है into r cube. अब मैकेनिकल एनर्जी अगर अपन इस प्लैनेट की देखें, सिंस ये एलिप्टिकल पाथ है ना, ऑर्बिटल रेडियस यहां पे नाम नहीं आ सकता है ना, बिकॉज वो रेडियस कॉमन सिंगल तो है नहीं, तो यहां मेजर माइनर के हिसाब से चलता है. द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट प्लैनेट, बच्चों रिकॉल करो, इट इज -gmm by 2a. ठीक है, इसमें a जो है दैट इज योर सेमी मेजर एक्सिस, a सेमी मेजर था, तो -gmm by 2a. कैपिटल M इज द मास ऑफ सन, स्मॉल m इज द मास ऑफ प्लैनेट, और ये -gm by 2a. जब भी ऐसे एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है
आपने मान लो कंसिडर किया कि मान लीजिए सैटेलाइट इलिप्टिकल पाथ में घूमने लगा, दिस इज द प्लैनेट एंड दिस इज द सैटेलाइट, तो इनके लिए भी थियरी काम आ जाएगी। तो माइनस जी एम एम बाई 2a इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड a जो है वो उसका सेमी मेजर एक्सिस हुआ। फिर किसी भी पॉइंट पे, इसके किसी भी पॉइंट पे मुझे मान लो, अगर मुझे बोला गया कि ये सन, यहां पर सन है और यहां प्लैनेट है, और इस समय सन और प्लैनेट के बीच में r दूरी है, तो बच्चों इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी तो कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी तो यार नॉर्मली जो अप्लाई करते हैं जी m1 m2 बाय r विद द माइनस साइन वो लगा देंगे, है ना। मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल कितना होगा? मैकेनिकल हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई 2a, अभी बताया मैंने आपको, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बेसिस पे। इस समय इन दोनों में स्मॉल r की दूरी है, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी मिली। मैकेनिकल कांस्टेंट है, अगर ऑर्बिटल जो मेजर एक्सिस है वो डिफाइंड है तो मैकेनिकल फिक्स है। और अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि भाई इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो मैकेनिकल में से पोटेंशियल माइनस कर लोगे, सही है ना। उस मैकेनिकल में से पोटेंशियल माइनस कर लोगे, तो जैसे ही आप मैकेनिकल से पोटेंशियल माइनस करते हैं, जो स्पीड आती है किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, वो प्लैनेट जब हमारे सन से r दूरी पे है तो वहां उसकी स्पीड क्या होगी? इट्स गिवन बाय दिस फॉर्मूला, r इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एट दैट पॉइंट जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड a इज योर सेमी मेजर एक्सिस, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका सेमी मेजर एक्सिस वो तो प्री डिफाइंड है। और स्मॉल r बच्चों, a चेंज हो रहा है कि r चेंज हो रहा है? a तो आपका फिक्स है ना, एक ऑर्बिट का, एक एलिप्स का a तो फिक्स है, r चेंज हो रहा है। तो जो भी r आपको गिवन है वहां u कितना है? साब ये है। मैकेनिकल कितना है? फिक्स है। तो उस जगह k कितना होगा? तो e माइनस यू करके अपन वहां का k निकाल लेंगे। उसको अगर अपन पेरिजी अपॉजी में सब्स्टिट्यूट करें तो पेरिजी पे स्पीड कितना होता है और अपॉजी पे स्पीड कितना होता है, वो आई वुड रिकमेंड इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाला जा सकता है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि एफिलियन पे उसकी स्पीड कितनी है प्लैनेट की, पेरिलियन पे स्पीड कितनी है, वो अपन इन फॉर्मूलाज के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, देन गाइस लास्ट सेक्शन जो इसके अंदर आता है, यहां तक तो कहानी ओके है। एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरीज और केपलर्स लॉ पर बेस बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जिसमें शेप ऑफ ऑर्बिट्स वगैरह की बात हुई थी। सेकंड था लॉ ऑफ एरियाज, मतलब डी ए बाई डी टी, द एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। और थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड, जिसमें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आ रहा है। इसके इंप्लीकेशंस में यह है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रहता है। ठीक है, एम वी ए आर ए इक्वल टू एम वी पी आर पी, वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और प्लैनेट इज माइनस जी एम एम बाई 2a, वो अपन को याद रखना है। किसी जगह काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो E माइनस यू करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। स्पीड के फॉर्मूलाज ये मैंने आपको बता दिए। और फिर फाइनल सेक्शन आता है अपना बाउंड एंड अनबाउंड ट्रैजेक्टरीज, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को कितनी स्पीड से थ्रो करेंगे तो वो क्या ट्रैजेक्टरी, अर्थ के अराउंड वो क्या ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा, उस बारे में अगर बात करें, है ना। तो सिंपल से रिजल्ट्स हैं, केवल याद करने हैं अपन को। डिराइव अगेन डेरिवेशन पे तो नहीं जा रहा हूं, बट रिजल्ट्स याद दिला रहा हूं कि अगर v का वैल्यू, देखो एक तो होता है vc, vc का मतलब है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने वाली स्पीड, अंडर रूट ऑफ gm बाय r। एक है ve, v एस्केप, ये कितना था? अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r। अच्छा, अगर अर्थ के आसपास ही घूमना है तो उसको कैपिटल आर ले लो। तो ऑर्बिटल स्पीड तो हो गया अंडर रूट जीएम बाय कैपिटल आर, एस्केप हो गया अंडर रूट जीएम बाय आर। या मान लीजिए अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे जाके अगर ऑर्बिट करना है तो यहां पे स्मॉल आर आ जाएगा, दोनों तरफ स्मॉल आर आ जाएगा। अच्छा, ये अपने नोटिस में रहना चाहिए गाइस कि किसी भी जगह का एस्केप स्पीड जो है ना, दैट इज रूट 2 टाइम्स द ऑर्बिटल स्पीड एट दैट पॉइंट। स्मॉल आर रेडियस के ऑर्बिट में घूमने की जो स्पीड है और स्मॉल आर वाली जगह से एस्केप कराने की जो स्पीड है, उनमें यह कनेक्शन रहता है। तो अगर मैं किसी जगह से, अर्थ के किसी हाइट से किसी पार्टिकल को मैं थ्रो कर रहा हूं, मान लो अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा टावर लगाया, इस तरह का फोटो है, अर्थ के ऊपर बड़ा सा टावर लगाया और यहां से आपने पार्टिकल को फेंका। ये सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे अपन है, सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे अपन है। वो स्पीड जो आपने दी है, अगर वो उस जगह की ऑर्बिटल स्पीड से कम है, इससे कम स्पीड से अगर फेंका है, तो ऐसे केस में सर्कुलर ऑर्बिट तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल मतलब एक क्लोज्ड ऑर्बिट है, उसको अपन बाउंड ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, और अगर स्पीड बहुत कम है
तो प्रोजेक्टाइल जो है, पार्टिकल जो है वो अर्थ को स्ट्राइक कर जाएगा। फिर अगर मैंने मान लो स्पीड दिया है वो सर्कुलर ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल है, आपने यहां से पार्टिकल को फेंका और वीसी स्पीड से फेंका, तो वीसी स्पीड से फेंका तब तो ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगेगा, ये वाला फोटो प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूमने लग गया। फिर अगर आपने स्पीड दिया है जो सर्कुलर ऑर्बिट से तो ज्यादा है बट एस्केप करने जितना नहीं है, ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा बट एस्केप से कम है, तो ऐसे केस में पार्टिकल अगेन एलिप्टिकल पाथ लेगा, एस्केप नहीं कर पाएगा, एस्केप नहीं कर पाएगा। अभी भी वी एस्केप से तो कम है बट ऑर्बिटल से ज्यादा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं हुआ, एलिप्टिकल ऑर्बिट बना और यहां पे जाके आपको कहीं एफिलियन मिलना है, इधर जाके एफिलियन मिलना है, ठीक है। तो ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा और एस्केप से कम, तो अगेन एलिप्टिकल पाथ होगा। बच्चों इस केस में जब ऑर्बिटल स्पीड से कम स्पीड से फेंका था, तो ऐसे केस में दिस पॉइंट विल बिहेव एज द एफिलियन और ये पेरिलियन है ये वाला पॉइंट पेरिलियन है और वो एफिलियन है। अगर मैंने स्पीड ऑर्बिटल से ज्यादा दिया बट एस्केप से कम दिया है, तो ये तो क्लोजेस्ट पॉइंट हो गया और फारदेस्ट तो और नीचे आएगा, तो यहां एफिलियन हो जाएगा और वो पेरिलियन बन जाएगा और ऑर्बिट एलिप्टिकल होगा, अगेन बाउंड। जैसे ही आप एस्केप के बराबर स्पीड से पार्टिकल को फेंक रहे हो तो पाथ पैराबोलिक होगा और अनबाउंड हो जाएगा, वो अब रिटर्न नहीं होगा, वो जस्ट एस्केप वाली स्थिति में आ गया, अब वो अनबाउंड ट्रैजेक्टरी कहलाएगी। और अगर आपने एस्केप से ज्यादा स्पीड दिया तो पाथ हाइपरबोलिक हो जाता है एंड अगेन इट इज अनबाउंड। रिजल्ट्स के तौर पे इसको याद रख रहे हैं, अगर ऑर्बिटल स्पीड से कम स्पीड दी है तो ट्रैजेक्टरी एलिप्टिकल है, ऑर्बिटल के बराबर स्पीड दी है, वीसी के बराबर दिया है तो सर्कुलर ऑर्बिट बाउंड, ऑर्बिटल से ज्यादा बट एस्केप से कम तो अनबाउंड बट बाउंड बट एलिप्टिकल, एस्केप के इक्वल तो पैराबोलिक एंड अनबाउंड, और एस्केप से ज्यादा तो हाइपरबोलिक एंड अनबाउंड, है ना। ये बाउंड और अनबाउंड ट्रैजेक्टरी विद दिस डायग्राम आप लोग ध्यान रखें तो आपको बाउंड एंड अनबाउंड के बारे में ध्यान रहेगा कि कितनी स्पीड से फेंकने पर पार्टिकल में क्या ओवरऑल वर्किंग नजर के आ रही है, ठीक है गाइज। तो ये अपना ग्रेविटेशन का थियोरेटिकल ग्राउंड जो है वो अपन ने फिनिश किया। अपने नोट्स में से एक बार इसको फटाफट से आप गो थ्रू कर लें, है ना। जो पॉइंट्स आपको मान लो और थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहे हैं उनको ढंग से एक बार देख लें और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस में आगे बढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर थ्योरी के साथ दोबारा लौटेंगे। तब तक अपनी पढ़ाई शानदार तरह से आप आगे बढ़ाते रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लक, गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस।